नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देव स्टोरी टेलिंग में, जहाँ हर एक कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती है बल्कि जी जाती है। यह वही जगह है जहाँ कल्पनाएं हकीकत का रूप ले लेती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य और हर अध्याय में एक नया रोमांचक आपका इंतजार करता है। अगर आप उन्हीं श्रोताओं में से हो जो गहरी, डिटेल और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं, तो भाई देव स्टोरी आपका नया ठिकाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यह हर कहानी एक नया अनुभव है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें थ्रिल्स भी है, मिस्ट्री भी और वो दमदार टर्न्स जो आपको आखिर तक जोड़े रखेगा। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो बस आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ हर आवाज़ दृश्य बन जाती है और हर शब्द एक एहसास। चलिए शुरू करते देव स्टोरी टेलिंग का आज का एक नया रोमांचक सफर। अध्याय 1701। जिसके पास 9500 पथ है, वो मार्शल दाओ ग्रैंडमास्टर क्यों है? क्योंकि मार्शल दाओ ग्रैंडमास्टर साधना के विभिन्न स्तरों में से एक है। इसके अलावा 9500 पूर्ण मार्शल दाओ पथों को नियंत्रित करना मार्शल दाओ के अत्यंत उच्च स्तर के बराबर है। साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास पहले से ही गहन मार्शल दाओ ज्ञान है, इसलिए इसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई है। दरअसल एक मार्शल दाओ ग्रैंडमास्टर के पास पहले से ही एक संप्रदाय स्थापित करने की योग्यता होती है। हालांकि वे 5 महान अकादमियों के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि वे कुछ साधारण अकादमियों या संप्रदायों की स्थापना करने के लिए पर्याप्त है और साधारण प्रतिभावान छात्रों को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। यही एक मार्शल दाओ ग्रैंडमास्टर होता है। बैंग अपने बैंगनी ज्वाला अग्नि पंखों को फड़फड़ाते हुए देवांश हवा में उड़ गया। मूल स्थान को छोड़कर हजारों मील दूर देवांश फिर से रुक गई। एक गहरे पहाड़ और पुराने जंगल को ढूंढकर देवांश ने एक अवरोध खड़ा कर दिया। फिर उसने नेदर सोल मास्क उतार दिया और अपने तंग कपड़े भी उतार दिए। उसने फिर से युवा मालिक के वस्त्र पहन लिए। जी हां, अब वो अपनी असली पहचान देवांश के नाम से यात्रा करने वाला था। एक तो मॉन्स्टर हंटिंग हॉल सहित तीनों हॉलों के हॉल मास्टर्स की षड्यंत्र के तहत वो अस्थायी रूप से इससे निपटने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो असहाय था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीनों हॉल मास्टर्स ने उसे तीनों हॉल के हॉल मास्टर्स के उत्तराधिकारी का पद स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए कौन से तरीके अपनाए। लेकिन अगर वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो वे क्या कर सकते थे? नेदर सोल मास्क उतारकर, युवा स्वामी के वस्त्रों में वापस आकर और देवांश की पहचान को फिर से अपनाकर इस दुनिया में उसे कौन ढूंढ सकता है? फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीनों हॉल मास्टर्स उनके प्रति कितने ईमानदार और अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं। जब तक वह एक दिन के लिए भी पदभार संभालने के लिए वापस नहीं आता, तब तक मामला इतना गंभीर नहीं होगा, भले ही भविष्य में उसकी पहचान उजागर हो जाए। अंततः यह पद तीनों हॉलों के उप हॉल मास्टर का ही होगा। इसके परिणाम बहुत गंभीर नहीं थे। आखिरकार 8 हॉलों के सख्त नियम हैं, ऐसे अटल नियम जो लाखों वर्षों से नहीं बदले हैं। इसके अलावा अगला नियम यह है कि मार्शल आर्टिस्ट एक ही समय में विभिन्न प्राचीन हॉलों के गठबंधनों में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए देवांश इतनी मूर्खता नहीं करेगा कि वो मॉन्स्टर हंटिंग हॉल के मुख्य हॉल में वापस लौट जाए। अगर वह बाद में इससे निपटने का कोई तरीका नहीं सोच पाता है, तो सबसे खराब स्थिति में वह देवांश के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके तीनों हॉल मास्टर्स के पास जाकर चीजों को स्पष्ट रूप से समझा सकता है। ये उन 3 हॉलों द्वारा पीछा किए जाने से बेहतर था। देवांश ने बेप्सी से अपना सिर हिलाया। बेशक ये सब तो बाद की बात थी। अभी जो ज्यादा महत्वपूर्ण था वो प्राचीन सम्राट के मकबरे का मामला था। उसने दोबारा देवांश की पहचान अपना ली। दूसरा कारण यह था कि उसने उस दिन असुर हॉल के मास्टर के सामने जो झूठ बोला था, उसकी भरपाई करनी थी। इसलिए प्राचीन सम्राट के मकबरे पर जाते समय वो केवल अपनी असली पहचान देवांश के रूप में ही जा सकता था। वूश वूश, देवांश ने बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार को बुलाया और सीधे अपनी तलवार पर उड़ गया। उसकी तलवारबाजी की शक्ति अब उसकी अग्नि नियंत्रण शक्ति से कहीं कम थी।
इसलिए उसकी उड़ान की गति भी काफी कम होनी चाहिए थी। लेकिन पर्पल लाइटनिंग डिवाइन स्वॉर्ड एक उच्च श्रेणी की संत कलाकृति थी जो बहुत बड़ा बढ़ावा प्रदान करती थी। इसलिए उसकी वर्तमान तलवार उड़ान की गति भी बेहद तेज थी। हालांकि बैंगनी ज्वाला अग्नि पंखों जितनी तेज नहीं थी, लेकिन उससे बहुत धीमी भी नहीं थी। आधे घंटे बाद देवांश सुदूर पूर्वी भूमि की सीमा से बाहर निकल गया और कई क्षेत्रों को पार कर गया। फिर वह पास के ही एक अपेक्षाकृत बड़े और समृद्ध क्षेत्र में उतरा। पिछले 6 महीनों से वह देवा की पहचान के तहत अभिनय कर रहा था और लंबे समय से अपनी असली पहचान में सामने नहीं आया था। इसलिए वो फैंगशा हॉल जाकर यह पता लगाना चाहता था कि क्या वहां कोई हालिया खुफिया जानकारी या घटना हुई है। मध्य क्षेत्र बहुत विशाल था। पर्याप्त बुद्धि के बिना एक मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में बहरे और अंधे होने के समान होगा। देवांश इस क्षेत्र में मुख्य हॉल के ठीक नीचे उतरा। फैंगशा हॉल के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही देवांश ने अपना टोकन निकाला और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेखागार कक्ष में जाने की तैयारी की। अपनी वर्तमान शक्ति के बल पर मुख्य हॉल के अलावा वह मध्य क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों के मुख्य हॉलों में मौजूद सूचनाओं तक स्वतंत्र रूप से पहुंच सकता था। हालांकि अभिलेखागार कक्ष में उसने अभी अभी जानकारी प्राप्त करना शुरू किया था। एक बूढ़ा आदमी जल्दी में आया। उप प्रमुख देवांश, आप आखिरकार आ ही गए। बूढ़े व्यक्ति ने देवांश को देखा, उसके चेहरे की पुष्टि की और राहत की सांस ली। फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। तुम कौन हो? देवांश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ओ, बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों को जोड़कर कहा। यह बूढ़ा व्यक्ति इस फैंगशा हॉल का प्रभारी है, यद्यपि मैं मुख्य हॉल मास्टर के पद पर हूं। उप हॉल मास्टर देवांश, आप मुख्य हॉल से उप हॉल मास्टर हैं, इसलिए हमें एक ही स्तर पर माना जाता है। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? देवांश ने सिर हिलाया और फिर पूछा। मुख्य हॉल का यह मास्टर उसे ढूंढने के लिए जल्दी में आया, शायद इसलिए कि कोई बात थी। जी हां, बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, उप प्रमुख हॉल मास्टर देवांश, आपके लिए ये 2 संदेश और अत्यावश्यक आदेश है। ओह, देवांश थोड़ा हैरान थी। वो फैंगशा हॉल के मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ मुख्य हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर भी थे। इसलिए यदि उनके बारे में कोई संदेश और अत्यावश्यक आदेश होते तो ये जानकारी पूरे मध्य क्षेत्र के मुख्य हॉल और शाखा हॉल में एक साथ मौजूद होती, जिससे इन अभिलेखागारों को पुनः प्राप्त करना संभव हो जाता। मध्य क्षेत्र में यात्रा करते समय वो जिस भी क्षेत्र में पहुंचता, जहां भी फैंगशा हॉल होता, वो इन संदेशों और अत्यावश्यक आदेशों की जांच कर सकता था। बेशक फैंगशा हॉल के सख्त नियम थे। यदि ये कोई गोपनीय संदेश था तो फैंगशा हॉल के प्रभारी व्यक्ति को भी उस तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं था। उसे इसे प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के टोकन की आवश्यकता थी। क्या यह कोई गोपनीय संदेश है? देवांश ने पूछा। शायद नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। संदेश अभिलेखागार कक्ष में है। उप प्रमुख हॉल मास्टर देवांश, आप अपना टोकन निकालकर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। देवांश ने सिर हिलाया, अपना टोकन निकाला और दोनों अभिलेखागारों को निकाल लिया। उसने पहला वाला खोला। देवांश ने उस पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर समझदारी के भाव दिखाई दिए। यह संदेश फैंगशा हॉल के मुख्य हॉल से ये लियू नामक उस लड़के ने भेजा था। स्वाभाविक रूप से इसमें उसे ये संत हवेली में आने के लिए कहा गया था। ये एक साधारण सा संदेश था। दूसरे मामले में स्पष्ट रूप से संग्रह पर कोई प्रतिबंध था। देवांश ने प्रतिबंध तोड़ दिया और फिर अचानक ही दृश्य प्रकट हो गए। उन दृश्यों में चेतक महल के स्वामी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बच्चे, तुम चाहे जहां भी भाग जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूं मुख्य हॉल में वापस आने के लिए, अन्यथा मैं तुम्हें खुद पकड़कर वापस ले आऊंगा। उसके बाद गुस्से भरी धमकियों का अंबार लग गया। देवांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी ये सब देखकर हंसे बिना नहीं रह सका।
मैं अभी मुख्य हॉल में लौटने ही वाला था। देवांश ने अपना सिर हिलाया और अभिलेखागार को एक तरफ रख दिया। लेकिन इस आपातकालीन आदेश के समय की गणना करने पर 1 महीना पहले ही बीत चुका है। चेतक महल का स्वामी कहाँ है? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, उपमुख्यालय स्वामी देवांश। ये बूढ़ा व्यक्ति आपको ये बताने आया है कि मुख्य सभागार आपको ढूंढ रहा है। चेतक महल के स्वामी ने मध्य क्षेत्र के सभी मुख्य हॉलों में आपकी तलाश की खबर पहले ही प्रकाशित कर दी है। आपके आते ही आपकी जानकारी मुख्य हॉल में वापस भेज दी जाएगी। ऐसा लगता है कि मुख्य हॉल को आपकी बहुत ही अत्यावश्यकता से तलाश है। चेतक महल के स्वामी की बात करें तो वे कुछ दिन पहले इस हॉल से गुजरे थे और उन्होंने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिए थे। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वह सुदूर पूर्वी इलाके में जा रहा है। हालांकि बाद में ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई और मिशन था और वह और हेमराज महल के स्वामी ने अस्थायी रूप से अपनी दिशा बदल दी और चले गए। अस्थायी मिशन? वो क्या था? देवांश ने पूछा। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि हाल ही में इस मुख्य हॉल में कुछ सूचना भेजी गई होगी। मुझे अभी तक सारी खुफिया जानकारी की जांच करने का समय नहीं मिला है। डिप्टी हॉल मास्टर देवांश अभिलेखागार कक्ष में इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। देवांश ने अपने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। स्वागत है। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़कर इशारा किया और जाने के लिए मुड़ा। यदि आपको डिप्टी हॉल मास्टर देवांश को कुछ निर्देश देने हो तो बस आकर इस बूढ़े व्यक्ति से मिले। देवांश ने सिर हिलाया और अभिलेखागार की जांच जारी रखी। आधे घंटे बाद उन्होंने पिछले कुछ महीनों की घटनाओं की मोटे तौर पर समीक्षा कर ली थी। फिर जिज्ञासावश उसने चेतक महल के स्वामी और दूसरे व्यक्ति के अचानक अस्थायी रूप से चले जाने के मामले की भी जांच की। ये अभिलेख आधा दिन पहले वापस भेजा गया था। देवांश ने भौहें चढ़ाई। उसने खुफिया जानकारी खोली और उस पर एक नजर डाली। एक वांछित आदेश और 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्ट एक साथ वांछित हैं। क्या चेतक महल के स्वामी और हेमराज महल के स्वामी भी कुछ समय के लिए इसमें शामिल होने के लिए चले गए थे? अध्याय 1702। देवांश ने अपने हाथ में खुफिया रिपोर्ट पकड़े हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसी समय उसे अभी अभी मुख्य हॉल के मास्टर के शब्द भी याद आ गए। हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज पहले सुदूर पूर्व की यात्रा पर जा रहे थे। जहां तक उसे पता था, पिछले कुछ दिनों में सुदूर पूर्व में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। पूर्वी प्रस्थान तलवार महल में आयोजित कोटा प्रतियोगिता ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने बाहरी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे मुझे ढूंढ तो नहीं रहे होंगे, है ना? देवांश अपने ही विचार से चौंक गया। लेकिन इस बारे में सोचने पर वो उस समय देवा के रूप में पूर्वी प्रस्थान तलवार महल में था और ज्यू यान वास्तव में उसे ढूंढने गई थी। देवांश ने इस विचार को खारिज कर दिया। फिर उन्होंने खुफिया रिपोर्ट पढ़ना जारी रखा। 8 पुलिस थालों द्वारा एक साथ वांछित आदेश जारी करना कोई सामान्य बात नहीं है। 8 हॉलों ने लंबे समय से अपने अपने गठबंधन बना रखे थे और स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। केवल अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में ही 8 हॉल एक साथ वांछित आदेश जारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दुष्ट साधकों के मामले में प्रत्येक गठबंधन के भीतर के हॉल एक दूसरे के साथ समन्वय किए बिना वांछित आदेश जारी करेंगे। फिर भी वे ऐसा संयोग से करेंगे। या फिर वे बेहद दुष्ट और जघन्य व्यक्ति होंगे जिन्होंने 8 हॉल के कई मार्शल आर्टिस्टों का खून बहाया होगा, जिसके बाद सभी 8 हॉल मिलकर उनके खिलाफ वांछित आदेश जारी करेंगे। इस बार तो हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज भी पीछा करने में शामिल हो गए। देवांश ने अचानक हैरानी भरी आवाज निकाली। खुफिया जानकारी के अनुसार जिनका पीछा किया जा रहा था वे रहस्यमय मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह थे। मार्शल आर्टिस्टों के इस समूह की उत्पत्ति अज्ञात थी और वे बेहद गुमनाम थे। यहां तक कि फैंगशा हॉल को भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी।
सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इन सभी मार्शल आर्टिस्टों में से प्रत्येक एक सुंदर पुरुष या खूबसूरत महिला थी। सभी युवा थे, फिर भी उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक थी। स्वर्ग के एक या दो प्रियतम या असाधारण प्रतिभाओं वाले लोगों का एक समूह में इकट्ठा होना सामान्य बात है, लेकिन स्वर्ग के चहेतों और असाधारण प्रतिभाओं के एक समूह का एक साथ इकट्ठा होना और सादगी से व्यवहार करना असामान्य था। लगभग आधे महीने पहले मेडिसन सॉवरेन हॉल के मुख्य हॉल से सबसे पहले वांछित व्यक्ति के लिए आदेश जारी किया गया था। कारण का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कारण अत्यंत दुर्लभ दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों की एक बड़ी संख्या की लूट थी। इसके बाद मॉन्स्टर हंटिंग हॉल और फ्लेम हॉल ने भी एक के बाद एक वांछित आदेश जारी किए। 10 दिन पहले ब्लैक डेमन हॉल, हेवनली मिस्ट्री हॉल और 3 अन्य हॉल ने भी एक के बाद एक वांछित आदेश जारी किए। मध्य क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त 6 मुख्य हॉलों की कानून प्रवर्तन टीमों के साथ साथ दर्जनों राक्षस शिकार टीमों, ज्वाला मास्टर टीमों और काले दानव टीमों ने मिलकर उनका पीछा किया। 3 दिन पहले तक, यहां तक कि असुर हॉल और फैंगशा हॉल ने भी वांछित आदेश जारी किए थे। इस समय 8वें हॉल के वांछित आदेश एक के बाद एक जारी किए गए। आदेश जारी करने वाले सभी हॉल 10 महान मुख्य हॉलों में से थे, जिन्हें मध्य क्षेत्र के विभिन्न साधारण मुख्य हॉलों से सहायता प्राप्त थी। ये देखकर देवांश ने हल्के से सिर हिलाया। वो कुछ हद तक समझ गई थी, लेकिन साथ ही थोड़ी आश्चर्यचकित भी थी। जिन 6 हॉलों ने ये आदेश जारी किए, वे सभी अपने अपने 10 महान मुख्य हॉलों में शामिल थे। 6 पुलिस बल एक साथ काम कर रहे थे। साथ ही मध्य क्षेत्र के अनगिनत सामान्य मुख्य पुलिस बल भी सहायता कर रहे थे। फिर भी वे वांछित व्यक्तियों के इस समूह के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। 3 दिन पहले तक तो असुर हॉल और फैंगशा हॉल भी इसमें शामिल हो गए थे। ये सर्वविदित है कि 8 हॉलों में से फैंगशा हॉल खुफिया जानकारी का प्रभारी है और उसके पास सबसे मजबूत खुफिया क्षमताएं हैं। जहां तक असुर हॉल की बात है, ये 8 हॉलों में से सबसे मजबूत एकल क्षमताओं वाले मार्शल आर्टिस्टों का निवास स्थान है। एकल युद्ध और व्यक्तिगत क्षमता की बात करें तो असुर हॉल के भीतर के असुर मार्शल आर्टिस्ट स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत होते हैं। और आज से लगभग आधा दिन पहले, जब यह सूचना पास के मुख्य हॉल में वापस भेजी गई थी, वांछित व्यक्तियों को रोककर घेर लिया गया। यह खुफिया रिपोर्ट आधे दिन पहले इस मुख्य हॉल में वापस भेजी गई थी। फैंगशा हॉल के पवन दूतों में हमेशा से ही खुफिया जानकारी को व्यवस्थित करने की आदत और प्रक्रिया रही है। इसलिए इस खुफिया रिपोर्ट में आधे दिन पहले से लेकर आधे महीने पहले तक की जानकारी शामिल थी। देवांश को भी लगभग समझ आ गया था। स्वर्ग के इतने सारे प्रिय और असाधारण प्रतिभा वाले लोग कहां से आए? देवांश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अगर वे पहले से ही मशहूर दिग्गज होते तो बात कुछ और होती, लेकिन अब ये स्वर्ग के कुछ युवा प्रिय लोगों का एक समूह था, जिन्होंने पहले ही 6 हॉलों के पीछा करने को अप्रभावी बना दिया था। और केवल तभी जब सभी 8 हॉलों के वांछित आदेश जारी किए गए, तब उन्हें अंततः रोका गया और घेर लिया गया। कुछ हद तक दिलचस्प। देवांश ने स्क्रॉल नीचे रख दिया और मुस्कुराई। स्वूश! देवांश की आकृति तेजी से गुजरी फैंगशा हॉल के मुख्य हॉल को छोड़कर और सीधे हवा में उड़ गई। खुफिया रिपोर्ट का विवरण काफी विस्तृत था। युद्ध स्थल यहां से बहुत दूर नहीं था, लेकिन बहुत पास भी नहीं था। वहां जाकर यह देखने का अच्छा अवसर था कि क्या हो रहा है। इसके बाद वो हॉल मास्टर चेतक के साथ फैंगशा हॉल के मुख्य मुख्यालय में लौट सकता था। हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज पहले से ही इतनी बेसब्री से उसकी तलाश कर रहे थे, यहां तक कि मध्य क्षेत्र के प्रमुख मुख्य हॉलों और शाखा हॉलों को आदेश भी भेज रहे थे। इसलिए यह संभवतः किसी महत्वपूर्ण मामले से संबंधित था। वह इन दोनों के साथ मुख्य मुख्यालय वापस जा सकता था और पता लगा सकता था कि वे उसे क्यों ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो प्राचीन सम्राट के मकबरे के आगामी उद्घाटन में सर्वोत्तम संभव स्थिति में भाग लेने के लिए कुछ समय के लिए मुख्य मुख्यालय में एकांत साधना में सीधे जा सकता था।
खैर, वह देवांश के रूप में अपनी असली पहचान के साथ प्राचीन सम्राट के मकबरे पर जा रहा था। यह सोचते ही देवांश तेजी से हवा में उड़ने लगी। बैंगनी बिजली पर कदम रखते हुए हवा में उसकी गति आश्चर्यजनक थी। 1 घंटे बाद देवांश तेजी से उड़ते हुए लगभग युद्ध स्थल पर पहुंच चुका था। असुरा स्काईलॉकिंग एरे। दूर से देवांश ने दूरी पर स्थापित एक विशाल असुर स्काईलॉकिंग एरे को देखा। चारों ओर मार्शल आर्टिस्टों के बड़े बड़े समूह इसे घेरे हुए थे। इन मार्शल आर्टिस्टों के पहनावे को देखकर लगता है कि वे 8 हॉलों से हैं। कुछ 10 सेकंड बाद देवांश ने फिर से भौहें चढ़ाई। पास उड़ते हुए यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि विशाल असुर आकाश लॉकिंग सरणी के भीतर एक विशाल उड़ने वाली उपपवित्र कलाकृति तैर रही थी। और इसके अलावा सफेद वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति बिना रुके भयंकर रूप से लड़ रहा था। बर्फ जैसी सफेद तलवार हाथ में लिए, तलवार की रोशनी की परतों से घिरी हुई वह आकृति वास्तव में अकेले ही 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्टों की घेराबंदी को रोक रही थी। तलवारबाजी में कितनी गहरी महारत हासिल की है, देवांश चौंक गया। हालांकि एक अकेला व्यक्ति घेराबंदी का सामना शायद ही कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि आकृति के सफेद वस्त्र पर खून के धब्बे थे। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसे और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। देवांश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। आकाश में बहुत ऊपर असुर आकाश लॉकिंग सरणी के भीतर वो आकृति अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उसका सफेद वस्त्र बर्फ से भी अधिक सफेद था। थोड़ी सी हानि में होने के बावजूद उसकी तलवार की शक्ति आकाश की ओर उमड़ रही थी। जैसे ही तलवार की शक्ति प्रवाहित हुई, वो उड़ते हुए हंस की तरह चौंका देने वाली थी और भारी बर्फबारी हुई। बर्फ में दबी हुई दुबली पतली आकृति एक व्यक्ति और एक तलवार के साथ 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्टों की घेराबंदी को बलपूर्वक दबा रही थी। ठीक इसी क्षण असुरा स्काईलॉकिंग एरे के बाहर एक गुस्से भरी चीख गूंजी। बेकार के लोग, इतने सारे लोग घेराबंदी कर रहे हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे करने दो। आवाज में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमला करने वाला व्यक्ति अधेड़ उम्र का था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने हथेली से प्रहार किया, जिससे वास्तव में हवा और बर्फ का अधिकांश हिस्सा तितर बितर हो गया। इसके बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हथेली की हवा तेज गति से सीधे सफेद वस्त्रधारी आकृति की ओर बढ़ी। अच्छा नहीं है, उस आकृति से एक स्पष्ट आवाज आई। स्पष्टतः वो आकृति एक महिला की थी। बूम! अचानक दूर से एक जबरदस्त धमाका हुआ। बैंगनी बिजली और गरज की एक लकीर हवा में फैल गई। कितना भयानक आभामंडल, कितनी तेज गति! अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत चौंक गया। एक और शक्तिशाली प्राणी, सफेद वस्त्रधारी आकृति का चेहरा एक पल के लिए विकृत हो गया, लेकिन उड़ती हुई अर्धपवित्र कलाकृति पर बुरी तरह घायल आकृतियों को देखकर उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गई। क्या स्वर्ग सचमुच मेरे स्वर्ग विभाजन तलवार संप्रदाय को नष्ट करना चाहता है? उस आकृति के हृदय में दुख की एक झलक कौंध गई। उसके हाथ में तलवार कसकर पकड़ी हुई थी और उसके दृढ़ चेहरे पर मरने की तत्परता की एक झलक दिखाई दी। उसी समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति की क्रूर और जानलेवा इरादे से भरी हथेली पहले ही वार कर चुकी थी, लेकिन दूर से आती बैंगनी बिजली और गरज स्पष्ट रूप से अधिक तेज थी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ बैंगनी बिजली और गरज की रोशनी तेजी से गुजरी और तुरंत गायब हो गई। एक आकृति सफेद वस्त्रधारी आकृति के ठीक सामने स्थिर रूप से उतरी। वरिष्ठ तलवार जी, देवांश ने आश्चर्य से कहा। ठीक उसी क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हाथ संयोगवश टकरा गया। हेवनली मिस्ट्री हॉल का किलिंग एरे पाम, खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहे हो। देवांश की आंखें ठंडी पड़ गई। अध्याय 1703। किड देवांश। असुर स्काई लॉकिंग एरे के बाहर
चेतक हॉल मास्टर और हेमराज हॉल मास्टर स्पष्ट रूप से मौजूद थे और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने देवांश को तुरंत पहचान लिया। बेशक उन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी देखा जिसने अभी अभी देवांश की ओर हथेली से वार किया था। कमीने, जिनवेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेमराज हॉल के मास्टर ने दहाड़ मारी, लेकिन बैंगनी बिजली की गति उसकी आवाज से भी तेज थी। सिजलिंग, केवल एक सिजलिंग की आवाज सुनाई दी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हथेली तुरंत छेद हो गई, जिससे बहुत खून बह रहा था। यहां से चले जाओ, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति पलक झपकते ही 100 मीटर पीछे जा गिरा। छोटा बच्चा देवांश, सफेद वस्त्रधारी आकृति भी देवांश को देखकर चौंक गई। देवांश मुस्कुराई और थोड़ा झुक गई। वो इस खूबसूरत चेहरे को कभी नहीं भूलेगा और न ही इसमें कोई गलती करेगा। दरअसल सफेद वस्त्र धारण किए हुए वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ली तियानस्वॉर्ड जी थे, जो मूल रूप से पूर्वी क्षेत्र के निवासी थे। हालांकि देवांश के चेहरे पर मुस्कान पल भर के लिए गायब हो गई। इसे बदलना एक भयानक ठंडक थी। उसकी निगाहें दूर आसमान की ओर टिकी थी, जहां अभी भी भीषण युद्ध चल रहे थे। उन्होंने युद्धों में शामिल व्यक्तियों को भी पहचान लिया। एक लिन जिन था, दूसरा लिंग यू। उसने इन दोनों से लड़ रहे अन्य 2 लोगों को भी पहचान लिया। एक का नाम यमन था, दूसरे का नाम जिग्नेश था। पास ही में युद्ध में शामिल दोनों पक्षों ने स्वाभाविक रूप से बैंगनी बिजली और भयानक आभा के अचानक प्रकट होने पर ध्यान दिया। भाई देवांश, छोटे भाई देवांश, देवांश, भाई देवांश कहकर पुकारने वाला स्वाभाविक रूप से लिन जिन था। जूनियर भाई देवांश कहकर पुकारने वाला लिंग यू था। एक साथ देवांश का नाम पुकारने वाले यमन और जिग्नेश थे। वूश, वूश, लिन जिन और लिंग यू तुरंत वहां पहुंच गए। यमन और जिग्नेश भी वहां पहुंचने ही वाले थे, लेकिन लिन जिन और दूसरों को पहले आते देख वे केवल भौहें चढ़ाकर वही जड़वत खड़े रह गए। भाई देवांश, लिन जिन का चेहरा आश्चर्य और यहां तक कि परमानंद से भरा हुआ था। यह कई वर्षों के वियोग के बाद पुनर्मिलन की खुशी थी। छोटे भाई देवांश, लिंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टार शैडो स्वॉर्ड लिंग यू आज भी उतना ही सहज, सुंदर और असाधारण था जितना वह पहले हुआ करता था। इसके विपरीत, हालांकि लिन जिन के रूप में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन अपनी पिछली अपरिपक्वता की तुलना में वो अब दृढ़ संकल्प और स्थिरता से भरा हुआ था। हालांकि दोनों के शरीर पर स्पष्ट रूप से खून लगा हुआ था और इस समय वे बेहद बुरी तरह से घायल दिख रहे थे। हम बाद में मिलेंगे, देवांश ने एक दुर्लभ समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वह मुस्कान 1 सेकंड से भी कम समय तक टिकी रही। उसकी निगाहें नीचे स्थित विशालकाय उड़ने वाले उपसंत कलाकृति जहाज पर टिक गई। वहां एक के बाद एक कई लोग घायल होते चले गए। वहां एक के बाद एक उसने उन सभी को पहचान लिया। फिर उसकी निगाहें जहाज के डेक पर लेटे हुए 2 लोगों पर टिक गई। वूश, देवांश तुरंत नीचे उतरी और दोनों आकृतियों के बगल में पहुंच गई। फैयांग, यून। देवांश के हाथ से शुद्ध मौलिक शक्ति तेजी से निकली। दोनों की सांसें अब लगभग रुक चुकी थी। उनके शरीर पर कई भयानक घाव थे, जिनसे अत्यधिक खून बह रहा था। जैसे ही देवांश की मौलिक शक्ति उसकी उंगलियों से प्रवाहित हुई, उसने आसानी से उन दोनों का खून बहना रोक दिया। ये इतनी ठंडी और भयावह आभा है। क्या ये चोटें ब्लैक डेमन होल की प्रोफाउंड फिएन चेंज के कारण हुई हैं? प्रोफाउंड फिएन चेंज ब्लैक डेमन हॉल की कानून प्रवर्तन टीम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार थे। यदि इनसे घाव हो जाए या ये घाव हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह हो जाए, तो इन्हें ठीक करना बेहद मुश्किल होगा। यहां तक कि साधारण रसायन शास्त्रियों को भी इनका इलाज करना कठिन लगेगा। लेकिन उनकी रसायन विद्या की कुशलता के सामने ये कुछ भी नहीं था। किड देवांश, भाई देवांश, उसे बच्चा
कहने वाला किन फियांग था। उसे सरल और ईमानदार स्वर में भाई देवांश कहने वाला यून था। दोनों को गंभीर चोटें आई थी और वे अभी अभी बेहोश हुए थे। इस समय देवांश को देखकर उनकी आंखें भी खुशी से चमक उठीं। अभी बात मत करो। देवांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ 2 गोलियां निकाली और उन्हें खाने में उनकी मदद की। क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? देवांश ने चारों ओर मौजूद 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्टों की ओर देखते हुए लापरवाही से पूछा। दोनों ने सिर हिलाया। क्या मिस शियू भी यहां है? देवांश ने पास ही में एक घायल आकृति की ओर देखा। सुंदर आकृति के मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से घायल था, लेकिन गंभीर चोट नहीं थी। देवांश के हाथ में एक बत्ती चमकी और उसने गोलियों की एक बोतल निकाली। श्रीमती शियुए, कृपया पहले मेरी तरफ से सबका ख्याल रखिएगा, देवांश ने कहा। फिर उसकी आकृति पलक झपकते ही ऊंचे आकाश में लौट गई। इस समय उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक निर्मम शीतलता थी। इस समय वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसे पहले ही हवा में उछालकर वापस भेज दिया गया था, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह सीधे देवांश को घूर रहा था। बदमाश, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 8 हॉलों को वांछित अपराधियों को मारने से रोकने की? जिनवेश, है ना? देवांश ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। ब्लैक क्लाउड रीजन में स्थित हेवनली सीक्रेट हॉल के मुख्य हॉल के हॉल मास्टर। फिर देवांश की नजर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी पहचान लिया, जो ब्लैक क्लाउड अकादमी के वाइस डीन थे। उप प्रधानाध्यापक के पीछे दर्जनों युवा खड़े थे, जिनमें यमन और जिग्नेश सहित ब्लैक क्लाउड अकादमी के सभी कुलीन शिष्य शामिल थे। देवांश ने आसपास के 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्टों का सर्वेक्षण करना जारी रखा। चेतक हॉल मास्टर और हेमराज हॉल मास्टर स्पष्ट थे, और दूसरा आधा हिस्सा ब्लैक क्लाउड रीजन में मेडिसिन वेनरेबल हॉल के मुख्य हॉल के हॉल मास्टर जूहे यान पहले मुख्य हॉल में सेवा कर चुके हैं। जियांग लियू हुआ 6 ड्रैगन रीजन में फ्लेम हॉल के मुख्य हॉल के हॉल मास्टर। जीवा ब्लैक डेमन हॉल के मुख्य हॉल के अंतर्गत उप हॉल मास्टर। बायू सोल हॉल के मुख्य हॉल के अंतर्गत उप हॉल मास्टर हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं, और वे मुख्य हॉल की 8 विशिष्ट कानून प्रवर्तन टीमों के प्रभारी हैं। उन्होंने अपने चारों ओर मौजूद 8 हॉल के लगभग सभी मार्शल आर्टिस्टों को पहचान लिया। वे सभी 8 हॉलों और यहां तक कि मध्य क्षेत्र के भीतर प्रसिद्ध शक्ति केंद्र थे। देवांश की निगाहें सब पर घूम गई और उसकी आवाज पाले की तरह ठंडी थी। 8 हॉल के वांछित वारंट जारी किए गए हैं, जिनमें 10 मुख्य हॉलों में से एक के हॉल मास्टर, मुख्य हॉलों के अधीन वाइस हॉल मास्टर और यहां तक कि प्रसिद्ध अनुभवी दिग्गज भी शामिल हैं। 8 हॉल, क्या शानदार प्रदर्शन है! जैसे ही देवांश की आवाज खत्म हुई, उसकी आंखें पहले से ही बेहद ठंडी हो चुकी थी। उनके आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं था। देवांश की हरकतों को देखकर वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि देवांश वांछित अपराधियों के इस समूह को जानता था। और उसी समय 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्ट, जो मूल रूप से देवांश की पहचान से अनजान थे, चेतक हॉल मास्टर और हेमराज हॉल मास्टर से कि देवांश शब्द सुनकर स्वाभाविक रूप से समझ गए कि नवागंतुक कौन था। ये वही अद्वितीय तलवारबाजी का धुरंधर था जिसने 6 महीने से भी पहले मध्य क्षेत्र को चौंका दिया था। देवांश। तभी जिनवेश ने ठंडी सी आवाज में कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या तुम्हारी पहचान क्या है। 8 हॉल को वांछित अपराधियों को मारने से रोकने की हिम्मत करना एक गंभीर अपराध है। मैं तुम्हें 10 सांसों का समय देता हूं। तुरंत एक तरफ हट जाओ, नहीं तो मर जाओ। मर जाओ। है क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, चेतक हॉल मास्टर ने अचानक उपहास किया। जिनवेश, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, फिर से वही बात कहने की कोशिश करो। हेमराज हॉल के मास्टर ने हंसते हुए कहा, मेरे फैंग शाह और असुर हॉल के प्रतिभाशाली लोगों को मारना,
जिनवेश के चेहरे के भाव बदल गए। चेतक हॉल मास्टर, हेमराज हॉल मास्टर, आपको हॉल के नियम पता होने चाहिए। चूंकि देवांश आपके 2 मुख्य हॉलों का मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए उसे हॉल के नियमों की और भी अच्छी समझ होनी चाहिए। जिनवेश, हेमराज हॉल के मास्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। देवांश ने उदासीनता से उन्हें टोकते हुए कहा, जिनवेश, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हॉल के नियमों पर चर्चा करने जा रही हूं? सिजल सिजल सिजल। देवांश के हाथ में वो पहले से ही बैंगनी बिजली पकड़े हुए था और तलवार पर बिजली दौड़ रही थी। अभी अभी तुम मेरे वरिष्ठों को मारना चाहते थे? देवांश ने केवल उदासीनता से पूछा। बकवास, जिनवेश ने ताना मारा। वे 8 हॉल के वांछित अपराधी हैं। सिजलिंग। हवा में केवल बैंगनी बिजली की एक चमक गुजरी। जिन जू जुआन के शब्द अभी पूरे नहीं हुए थे। ऊंचे आकाश में जिनवेश का शरीर पल भर में 2 हिस्सों में बंट गया और वो कमजोरी से नीचे गिरने लगा। देवांश जिनवेश के सामने उदासीनता से खड़ी थी। एक ही तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया। अध्याय 1704। ची। हवा में केवल ची की आवाज सुनाई दे रही थी। जिनवेश का क्षतविक्षत शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और गिर गया। आकाश में बिजली और गरज के केवल कुछ ही निशान बचे थे। अब देवांश उस स्थान पर खड़ी थी जहां पहले जिनवेश तैर रही थी। इतनी तेजी, ये बच्चा तो बहुत ताकतवर हो गया है। हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज ने एक साथ आश्चर्य से कहा। अभी अभी एक पल में ही देवांश की गति अपने चरम पर पहुंच गई। स्वर्ग के गुप्त हॉल के मुख्य हॉलों के 10 हॉल मास्टर्स में से एक, जिनवेश, प्रतिक्रिया करने से पहले ही मर गया। पहले जिनवेश उप प्रधानाध्यापक के बगल में खड़ी थी, इसलिए देवांश अब उप प्रधानाध्यापक के बगल में खड़ी थी। देवांश, तुम। उप प्रधानाध्यापक का चेहरा बदल गया। देवांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी, पीछे मुड़ी और उस महिला की ओर देखकर बोली, वरिष्ठ तलवारबाज, क्या यहां मौजूद सभी लोगों ने घेराबंदी में भाग लिया था? वरिष्ठ तलवारबाज ने सिर हिलाते हुए ब्लैक क्लाउड स्कूल के शिष्यों की ओर इशारा किया। वे पीले बालों वाले बदमाश मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने लिन जिन और अन्य लोगों के साथ केवल संक्षिप्त लड़ाई की। और वे दोनों बच्चे, वरिष्ठ तलवारबाज ने फिर से हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज की ओर इशारा किया। ये दोनों बच्चे पहले घेराबंदी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें फंसाने के लिए जाल बिछाने में दिन का अधिकांश समय बिताया। हालांकि उन्होंने हमला नहीं किया। ये सुनकर हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज के चेहरे पर झुनझुनी सी झलक गई, खासकर 2 बच्चे वाक्यांश को सुनकर। लेकिन देवांश की कातिलाना आंखों को देखकर वे भौहें सिकोड़ बैठे। ठीक है, देवांश ने सिर हिलाया। ब्लैक क्लाउड स्कूल के सदस्यों, 10 सांसों के भीतर यहां से चले जाओ। मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। देवांश की निगाह यमन और अन्य लोगों पर पड़ी। ठीक है, यमन और बाकी लोगों ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। उनके बगल में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से भड़क उठा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बार ब्लैक क्लाउड स्कूल ने वांछित अपराधियों को खत्म करने का मिशन स्वीकार किया है। अगर तुमने बिना अनुमति के जाने की हिम्मत की, तो स्कूल की सजा के लिए तैयार रहो। बड़े चेन, यमन ने व्यंग्य करते हुए कहा, हमारा प्रबंधन करना आपका काम नहीं है। बड़े चेन, देवांश ने भौहें चढ़ाई। ब्लैक क्लाउड स्कूल में रहते हुए उसने इस बुजुर्ग को पहले कभी नहीं देखा था। यमन ने देवांश की ओर देखा और जवाब दिया, एक नया एल्डर जो कुछ दिन पहले ही विद्यालय में आया है, वो तो बस एक तुच्छ व्यक्ति है। देवांश ने उदासीनता से सिर हिलाया। एल्डर चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एल्डर पर झूठे आरोप लगाने की? 8 हॉल के सभी शक्तिशाली लोग यहां मौजूद हैं। क्या तुम एक मामूली देवांश के बच्चे से डरते हो? यमन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह डर नहीं है,
बात बस इतनी सी है कि जब देवांश हमारे साथ लड़ रही थी, तब आप, एल्डर चेन, शायद किसी कोने में छिपे हुए थे। हमें आपकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। ब्लैक क्लाउड स्कूल के सदस्यों, मेरे पीछे आइए। उप प्रधानाचार्य, एल्डर चेन ने तुरंत उप प्रधानाचार्य की ओर देखा। उप प्रधानाचार्य ने भौहें चढ़ाई। यमन ने सबसे पहले बोलते हुए कहा, अगर उप प्रधानाचार्य चाहते हैं कि हम सभी स्कूल छोड़ दें, तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यमन और उसका समूह उड़कर चले गए। इस समय देवांश की निगाह आसपास की भीड़ पर पड़ी और उसके हाथ में मौजूद बैंगनी बिजली फिर से कस गई। इस बार हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। देवांश, जल्दबाजी मत करो, हॉल मास्टर चेतक ने तुरंत गरजते हुए कहा। आप इस समय वांछित अपराधियों के एक समूह की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा 8 हॉल के वांछित अपराधियों के खातिर आपने सार्वजनिक रूप से 8 हॉल के एक मुख्य हॉल मास्टर की हत्या कर दी है। क्या तुम मुझे देवांश मूर्ख समझते हो? देवांश ने ठंडे लहजे में बीच में ही टोकते हुए कहा। मैंने वो खुफिया रिपोर्ट देखी है। उस पर जारी वांछित आदेश और उसके बाद की पूरी पीछा करने की घटना स्पष्ट रूप से लिखी गई थी। लेकिन शुरुआत में वांछित आदेश का कारण अस्पष्ट रूप से बताया गया था। सबसे पहले मेडिसिन सॉवरेन हॉल ने वांछित आदेश जारी किया, फिर प्रत्येक हॉल ने उसका अनुसरण किया। मेडिसिन सॉवरेन हॉल के मुख्य हॉल में बताया गया कि दुर्लभ दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों का एक जत्था लूट लिया गया। लेकिन क्या मात्र कुछ दिव्य सामग्रियों और सांसारिक खजानों के लिए 8 हॉलों द्वारा पूर्ण वांछित आदेश जारी करना, या यहां तक कि आपके मुख्य हॉल मास्टर्स और जनरल हॉल पावर हाउस द्वारा कार्रवाई करना उचित है? अगर आज मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं मिला, तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। देवांश की निगाहें आसपास के 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्टों पर घूम गई। हॉल मास्टर चेतक और अन्य लोगों समेत सभी के दिल दहल गए, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया था कि देवांश का हत्या का इरादा अभी अभी उन दोनों को भी प्रभावित कर चुका था। इसका मतलब यह था कि इस समय अगर चीजें उसके मन मुताबिक नहीं हुई, तो देवांश बिना किसी झिझक के सचमुच हत्या कर देगा। जिनवेश अभी इसका एक उदाहरण था। फिर भी ठीक इसी क्षण एक अप्रत्याशित आवाज सुनाई दी। छी छी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कितना प्रभावशाली है, जीवा ने ताना मारा। यह तो कुख्यात देवांश नाम के बदमाश के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आधे साल से अधिक समय तक गायब रहने के बाद वो अभी अभी फिर से प्रकट हुआ है और पहले से ही धमकियां दे रहा है। हालांकि आप अब भी हमें 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्टों को धमकी नहीं दे सकते। स्विश, जीवा के शब्द भी बीच में ही रुक गए, क्योंकि एक बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार तुरंत उसके सिर पर आ गिरी थी। जीवा पूरी तरह से तैयार था, इसलिए उसने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत ही हमले को रोक दिया। बूम! ऊंचे आकाश में एक जोरदार धमाका हुआ। जीवा का शरीर सीधे हवा में ऊंचाई से जमीन पर जोर से गिरा। अगर उसने अभी तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती, तो शायद उसका भी वही हाल होता जो जिनवेश का हुआ था, यानी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते और उसकी मौत हो जाती। देवांश बदमाश, तुम! दूसरी ओर बाई युए, जियांग लियूहुओ और अन्य लोग क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उनके सामने बैंगनी बिजली की तलवार पकड़े खड़ा वह युवक उदासीन भाव लेकिन आश्चर्यजनक शक्ति के साथ एक हत्यारा देवता था जो दुनिया के सभी तलवारबाजों का सहार करने का साहस रखता था। शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। हॉल मास्टर चेतक अब और चुप नहीं बैठ सके और सीधे बोले, अगर आपके पीछे मौजूद आपके दोस्तों ने जघन्य अपराध नहीं किए हैं, या यहां तक कि 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्टों का नरसंहार भी नहीं किया है, तो 8 हॉल कभी भी वांछित आदेश जारी नहीं करेगा। अगर उन्होंने सचमुच ऐसा किया है, तो देवांश बच्चे, माफी मांगो। हॉल मास्टर चेतक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हॉल के नियम थे।
मुख्य हॉल मास्टर होने के नाते वो कभी भी उनका बचाव नहीं करता था और केवल कार्रवाई कर सकता था। कोई गलतफहमी नहीं है, देवांश ने सिर हिलाते हुए कहा। बदबूदार बच्चे, तुम्हें पता है कि बिना पूछे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। हॉल मास्टर हेमराज ने नाराजगी जाहिर की। अगर आपको किसी खलनायक ने धोखा दिया हो, मुझे उन पर विश्वास है, देवांश ने ठंडे लहजे में बात काटते हुए कहा। जी हां, देवांश ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया था। वो भी मूर्ख नहीं था। वो खुफिया रिपोर्ट निश्चित रूप से समस्याग्रस्त थी, लेकिन समस्या किसके साथ थी, इससे देवांश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने वरिष्ठ तलवारबाज लिन जिन और अन्य लोगों से यह भी नहीं पूछा कि क्या कोई गलतफहमी हुई थी, क्योंकि यह विश्वास का मामला था। उन्हें उन बुजुर्गों और दोस्तों पर पूरा भरोसा था जिन्होंने उनके साथ जीवन और मृत्यु के क्षणों का सामना किया था और उस समय उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। अगर एट हॉल्स उस अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर वांछित आदेश जारी करने और उनका पीछा करने वाले थे, तो उसे एट हॉल्स का दुश्मन बनने और आज अपनी इच्छानुसार हत्या करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सुनकर हॉल मास्टर चेतक का दिल अचानक उछल पड़ा। उसे अचानक याद आया कि जब देवांश ने अभी कहा था, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तो उसकी आवाज में अपार आत्मविश्वास भरा हुआ था। हेमराज, पास के मुख्य हॉल में जाओ और संचार की एक पवित्र कलाकृति उधार लेकर जनरल हॉल के रिकॉर्ड की जांच करो और पता लगाओ कि क्या चल रहा है। हॉल मास्टर चेतक ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है। हॉल मास्टर हेमराज ने सिर हिलाया और पलक झपकते ही वो दूर कहीं गायब हो गए। देवांश बच्चे, थोड़ी देर रुक जाओ, हॉल मास्टर चेतक ने गहरी आवाज में कहा। अगर ये गलतफहमी है तो आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस बूढ़े आदमी को दोष मत देना। देवांश ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि आर्ट हॉल के मार्शल आर्टिस्टों के बीच उप प्रधानाध्यापक के चेहरे पर अचानक एक भाव उभर आया। वरिष्ठ तलवारबाज, देवांश महिला के पास लौट आई। आप भी घायल हैं। मैं पहले आपकी हालत स्थिर कर दूंगी। कोई बात नहीं, महिला ने हाथ हिलाते हुए कहा। लगभग 10 मिनट बाद हॉल मास्टर हेमराज को पिछली बातें याद आ गई। अपनी गति के बल पर वो शायद कुछ ही समय में पास के मुख्य हॉल तक पहुंच सकता था। कैसा है? हॉल मास्टर चेतक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उनके दिल में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। अगर उसे कोई कदम उठाना ही पड़ता तो उसे सचमुच नहीं पता था कि वह देवांश का सामना कैसे करे। एक समस्या है, हॉल मास्टर हेमराज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। पहला वांछित आदेश मेडिसिन सॉवरेन हॉल द्वारा जारी नहीं किया गया था, बल्कि हॉल मास्टर हेमराज ने उप प्रधानाध्यापक की ओर देखते हुए कहा, ब्लैक क्लाउड स्कूल। अन्य हॉलों से प्राप्त वांछित आदेशों सहित वे सभी ब्लैक क्लाउड स्कूल द्वारा जारी किए गए थे और प्रत्येक मुख्य हॉल द्वारा एक साथ जारी किए गए थे। ब्लैक क्लाउड स्कूल द्वारा जारी किया गया वांछित आदेश। देवांश की आंखें सिकुड़ गई और उसने सीधे उप प्रधानाचार्य की ओर देखा। ब्लैक क्लाउड स्कूल को विभिन्न हॉलों के लिए वांछित आदेश जारी करने का अधिकार कब से मिल गया? अध्याय 1705, ब्लैक क्लाउड अकादमी से वांछित सूचना। जब हॉल मास्टर हेमराज ने बोलना समाप्त किया तो हॉल मास्टर चेतक ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। हॉल मास्टर चेतक ने अपनी आंखें सिकोड़ी, मानो उन्हें कुछ याद आ रहा हो। ब्लैक क्लाउड अकादमी के वाइस डीन, मुझे पता है कि आपकी अकादमी वांछित नोटिस जारी कर सकती है, लेकिन अन्य 5 हॉलों के वांछित नोटिस, क्या वे भी पहले आपकी ब्लैक क्लाउड अकादमी द्वारा जारी किए जाते हैं और फिर संबंधित हॉल मास्टर्स द्वारा जारी किए जाते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो उपडीन आपके पूरे मध्य क्षेत्र में मित्र है। जियांग ल्यूओ, बायू, जिनवेश और अन्य सभी आपके मित्र हैं। क्या सभी दोस्त हैं? देवांश की निगाहें उपडीन की ओर बर्फीली और भेदक हो गई। जियांग ल्यूओ, जिनवेश, बायू, जीवा और मुख्य हॉल में सेवारत अन्य सभी हॉल मास्टर और वाइस हॉल मास्टर वाइस डीन के मित्र थे।
देवांश ने इन हॉल मास्टर्स और वाइस हॉल मास्टर्स को इसलिए पहचाना क्योंकि वे प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे जो वर्षों से मध्य क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे और अपने अपने हॉलों में महान योग्यता अर्जित कर चुके थे। उन्हें लंबे समय से प्रमुख शक्तियों और उल्लेखनीय विशेषज्ञों की जांच पड़ताल करने की आदत थी। इसका उद्देश्य मध्य क्षेत्र को अधिक शीघ्रता और सरलता से समझना था। इसके अलावा विंड ब्रेक हॉल के मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते ऐसी जानकारी प्राप्त करना आसान था। इस प्रकार वह इन हॉल मास्टर्स और वाइस हॉल मास्टर्स को एक नजर में पहचान सकता था, लेकिन वह केवल उनकी पहचान जानता था, गहन समझ असंभव थी। दूसरी ओर हॉल मास्टर चेतक ने कई वर्षों तक विंड ब्रेक हॉल के मुख्य हॉल में हॉल मास्टर के रूप में सेवा की थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से इन हॉल मास्टर्स और वाइस हॉल मास्टर्स के बारे में अधिक जानकारी थी। अगर यह हॉल मास्टर चेतक से आया है तो यह गलत नहीं हो सकता। इसी क्षण उप प्रधानाध्यापक ने देवांश की बर्फीली निगाहों को भांप लिया और जल्दी से कहा, देवांश, गलतफहमी मत पालें। आप कभी ब्लैक क्लाउड अकादमी के शिष्य थे। आप जानते हैं कि हमारी अकादमी के इन हॉलों से संबंध है। हमारी अकादमी अक्सर जटिल कार्यों में छात्रावासों की मदद करती है और उनके माध्यम से वांछित नोटिस भी जारी कर सकती है। ठीक है, देवांश को यह स्वाभाविक रूप से पता था। ब्लैक क्लाउड अकादमी के हॉलों से संबंध थे। इसका कारण यह था कि वाइस डीन वेनरेबल हॉल के 10 हॉल मास्टर्स ऑफ मेडिसिन में से एक थे। कीमियाग्रो के दोस्त हर जगह होते हैं। हालांकि मेडिसिन वेनरेबल हॉल ब्लैक डेमन हॉल या विंड ब्रेक हॉल के समान गठबंधन में नहीं है, फिर भी कुल मिलाकर इसके सभी हॉलों के साथ अच्छे संबंध हैं। इस प्रकार ब्लैक क्लाउड अकादमी स्वयं इन कार्यों को स्वीकार करने और पूरा करने के लिए एक शक्ति या एक मॉन्स्टर हंटिंग स्क्वाड के रूप में कार्य कर सकती है। इन संबंधों के कारण ब्लैक क्लाउड अकादमी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि पूरक वांछित सूचनाएं। सामान्यतः पहले एक वांछित नोटिस जारी किया जाता है, फिर मार्शल आर्टिस्ट उसे पूरा करते हैं। लेकिन ब्लैक क्लाउड एकेडमी के लिए देवांश को याद था कि उस समय फ्लावर स्पिरिट सेक्ट की घटना में पहले काम पूरा किया गया था और वांछित नोटिस बाद में जारी किया गया था। ब्लैक क्लाउड अकादमी की विशेष स्थिति को देखते हुए उनके लिए हॉलों के माध्यम से वांछित नोटिस जारी करना वास्तव में संभव था, यहां तक कि प्रसिद्ध हॉल मास्टर्स की व्यक्तिगत सहायता से भी। हालांकि उपडीन देवांश ने ठंडे स्वर में उसकी ओर देखा। मैं आपको झूठ न बोलने की सलाह देता हूं। चूंकि मैं ब्लैक क्लाउड अकादमी में रहा हूं, इसलिए आप मेरे चरित्र और क्षमताओं को जानते हैं। देवांश का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था और उसकी आवाज बेहद संजीदा थी। यह सुनकर वाइस डीन के चेहरे पर थोड़ी जटिलता झलक उठी, लेकिन उन्होंने फिर भी गंभीरता से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देवांश ने ठंडे स्वर में कहा, तो मुझे बताओ, अगर ब्लैक क्लाउड अकादमी ने वांछित नोटिस जारी किया है तो 6 ड्रैगन क्षेत्र में भी क्यों जारी किया गया है? ब्लैक क्लाउड रीजन के भीतर प्रत्येक हॉल का अपना मुख्य हॉल होता है। आप इसे सीधे मेडिसिन वेनरेबल हॉल, तियानजी हॉल, ब्लैक डेमन हॉल और ब्लैक क्लाउड रीजन के अन्य हॉलों के माध्यम से जारी कर सकते थे। ब्लैक क्लाउड रीजन में एक, 6 ड्रैगन रीजन में दूसरा और अन्य क्षेत्रों में तीसरा क्यों जारी किया जाए और फिर विभिन्न हॉल मास्टर्स से उन्हें आपकी ओर से जारी करवाया जाए? और ब्लैक क्लाउड एकेडमी के लिए वांछित नोटिस जारी करने वाले ये सभी हॉल मास्टर आपके दोस्त हैं। देवांश जानती थी कि उप प्रधानाध्यापक भले ही सभ्य थे, लेकिन साथ ही बेहद चतुर भी थे। इसलिए उन्होंने इस स्पष्टीकरण पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया और सीधे तौर पर इसे चुनौती दी। अगर उन्हें वांछित व्यक्ति का नोटिस जारी करना ही था, तो हॉल मास्टर से यह काम क्यों करवाया गया, जबकि ब्लैक क्लाउड एकेडमी ने इसे खुलेआम जारी किया? यह महज एक संयोग है, उप प्रधानाध्यापक ने गंभीरता से उत्तर दिया। मेडिसिन वेनरेबल हॉल के मुख्य हॉल से स्वर्ग और पृथ्वी के अनमोल खजानों का एक जत्था खो गया। सबसे ज्यादा संदिग्ध आपके पीछे खड़े आपके दोस्त होते हैं। वे आमतौर पर चुपचाप रहते हैं और संयोगवश आसपास दिखाई देते हैं,
स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से भरे उस बैच को हमारी अकादमी द्वारा मेडिसिन वेनेरेबल हॉल ले जाया जा रहा था। स्वाभाविक रूप से जब ये लापता हुआ तो हमने सबसे पहले इसकी सूचना मेडिसिन वेनेरेबल हॉल को दी, और चूंकि ये एक गंभीर मामला था इसलिए तुरंत एक वांछित नोटिस जारी किया गया। अन्य हॉलों के लिए जारी किए गए रिक्त पदों के नोटिस के बारे में उपडीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपके दोस्त वाकई कमाल के हैं। मेडिसिन वेनेरेबल हॉल के वांछित नोटिस और उसकी कानून प्रवर्तन टीम उन्हें छू भी नहीं सकी, इसलिए हमारी अकादमी को अन्य हॉलों के माध्यम से वांछित नोटिस जारी करने पड़े। संयोगवश मेरे कई दोस्त हैं, इसीलिए ये हॉल मास्टर मेरी मदद करने आए हैं। सचमुच? देवांश ने भौहें चढ़ा ली। सचमुच, उप प्रधानाध्यापक ने दृढ़ता से सिर हिलाया। आपके मित्र वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। यदि हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज समय से पहले प्रकट होकर उन्हें फंसाने के लिए एक मजबूत संरचना न बनाते तो हमारे 6 हॉलों द्वारा किया गया प्रारंभिक पीछा पर्याप्त नहीं होता। और मुझे पता है कि आपको किस बात का शक है, वाइस डीन ने गंभीरता से कहा, लेकिन आप कभी ब्लैक क्लाउड अकादमी के शिष्य थे। आप हमारे वरिष्ठों और शिष्यों के चरित्र को जानते हैं। वरिष्ठ यून युआन, भिक्षु हुई, वरिष्ठ ही जुआन और यमन और जिग्नेश जैसे शिष्य। इनमें से कौन दूसरों पर झूठा आरोप लगाएगा? ऐसा अन्याय कौन करेगा? अगर हमारी अकादमी किसी की तलाश का नोटिस जारी करती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। देवांश ने भौहें चढ़ाई। उपडीन के शब्द तर्कसंगत थे, संदेहजनक नहीं। आह! उपडीन ने आह भरी। आपके पीछे मौजूद आपके दोस्तों के बारे में मैं इसे गलतफहमी मानकर आपकी भलाई के लिए वांछित नोटिस रद्द कर सकता हूं। मैं लापता स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों के मामले को सुलझाने का भी कोई तरीका ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम, उसने कांपती उंगली से देवांश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अभी इतना आवेगपूर्ण नहीं होना चाहिए था। जिनवेश तियानजी हॉल के मुख्य हॉल के हॉल मास्टर थे। सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या करने के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आप अब भी मुझे अपना उपडीन मानते हैं और इस वरिष्ठ पर भरोसा करते हैं तो मेरे साथ तियानजी हॉल आइए और माफी मांगिए। मैं कसम खाता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। उपडीन की आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। देवांश की भौहें तन गई। उप प्रधानाध्यापक की आंखों में दिख रही ईमानदारी को बनावटी नहीं बनाया जा सकता था। उपडीन के शब्दों में व्यक्त चिंता को भी बनावटी नहीं कहा जा सकता था। देवांश, अपनी तलवार नीचे रख दो, उपडीन ने गंभीरता से कहा। मेरे साथ तियानजी हॉल चलिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर देवांश ने भौहें चढ़ा ली। तभी नीचे व्हाइट आई स्नो ने बुदबुदाया, ब्लैक क्लाउड अकादमी। उसे कुछ याद आया और वो तुरंत स्वॉर्ड जी सीनियर के पास पहुंच गई। मास्टर, ब्लैक क्लाउड अकादमी के बारे में जब हम उस दिन उस तेज तर्रार महिला से मिले थे तो उसने इसका जिक्र किया था। स्वॉर्ड जी सीनियर को भी कुछ याद आया और उन्होंने भौहें चढ़ा ली। इस क्षण उप प्रधानाध्यापक के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बदलाव पलक झपकते ही हो गया। देवांश ने फिर भी उसे पकड़ लिया। अध्याय 1706। देवांश ने भौहें चढ़ाई। उसका चेहरा कुछ विचारशील लग रहा था। तभी उपडीन ने सबसे पहले कहा, देवांश, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो पहले मेरे साथ स्वर्गीय गुप्त कक्ष में चलो, एंड बाकी बातों पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। जल्दी नहीं है, देवांश ने उदासीनता से जवाब दिया। उसकी आकृति तेजी से गुजरी और वो स्वॉर्ड्सवुमन सीनियर के बगल में आ पहुंचा। तुम किस बारे में बात कर रहे थे? देवांश ने पूछा। ब्लैक क्लाउड एकेडमी शब्द का जिक्र किसने किया? स्वॉर्ड्सवुमन सीनियर ने जवाब दिया। लगभग 1 महीने पहले हमारी मुलाकात एक जोशीली महिला से हुई थी। जहां तक उसके नाम की बात है, सीनियर स्वॉर्ड्सवुमन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वो तो बस एक छोटी लड़की थी, मुझे कोई जल्दी नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम नाम की कोई चीज हो। भारती ने बीच में टोकते हुए कहा, ओह, उसका नाम मुरली था। उस समय युग भी वहां मौजूद थे। भारती ने युग की ओर देखा। नीचे युग ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर खुजाते हुए कहा, उस समय मैं और सीनियर सिस्टर बाई बाहर यात्रा कर रहे थे। हम काफी भाग्यशाली थे और हमें कुछ दुर्लभ दिव्य सामग्रियां और सांसारिक खजाने मिले। इससे पहले कि हम उन्हें ठीक से रख पाते, अचानक लाल कपड़े पहने एक महिला प्रकट हुई और उन्हें छीन कर ले गई। उन्हें छीनने के बाद वो हमें चुप कराने के लिए हमें जान से मारने की भी कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से सीनियर स्वॉर्ड्स वुमन समय पर पहुंच गई और उन्होंने हमें बचा लिया। मुरली, देवांश की आंखें सिकुड़ गई। दरअसल जैसे ही उसने भारती को मुरली नाम लेते सुना, उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वो अच्छी तरह जानता था कि ये महिला मुरली किसी भी तरह से दयालु व्यक्ति नहीं थी। देवांश के हाथ से मूल ऊर्जा की लकीरें निकली। एक दृश्य अचानक ही प्रकट हो गया। उस दृश्य में बिल्कुल मुरली की शक्ल सूरत दिखाई दे रही थी। क्या ये वही महिला है? देवांश ने पूछा। हां, 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 युग ने बार बार सिर हिलाया। ये वही है। मुझे याद है कि उसके साथ एक सुंदर आदमी भी था। मैंने उसे भाई यू कहते हुए सुना था। सी कोंग्यू। देवांश की आंखें ठंडी हो गई। क्या उन्होंने तुम्हें घायल करने के लिए सोल ब्रेकिंग नीडल का इस्तेमाल किया था? देवांश का चेहरा बदल गया जब उसे याद आया कि उस समय अक्ष घायल हो गई थी, और उसने तुरंत पूछा, आत्मा भंग करने वाली सुई? युग ने भौहें चढ़ाई और अगले ही पल उसने प्रतिक्रिया दी। हाँ, 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 उस महिला के पास सुई जैसा खजाना था। उसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। हम तो ठीक थे, लेकिन जब स्वॉर्ड्स वुमन सीनियर ने उससे लड़ाई की, अगर उसकी ताकत उससे कहीं अधिक ना होती तो उसे शायद भारी नुकसान उठाना पड़ता। क्या धिक्कार है। देवांश का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया और उसने जल्दी से तलवारबाज वरिष्ठ की ओर देखा। तलवारबाज वरिष्ठ को कहाँ चोट लगी है? ये गंभीर नहीं है। वरिष्ठ तलवारबाज ने अपना सिर हिलाया, अपनी आस्तीन को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उनके पतले हाथ के ऊपर उनका थोड़ा पीला पड़ा हुआ हाथ दिखाई दिया। बस हाथ में चोट लग गई है। देवांश ने उसकी बाह पर लगे घाव पर एक नजर डाली। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया, जैसा कि उम्मीद थी। ये सोल ब्रेकिंग नीडल की आभा है। सौभाग्य से ये कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। वरिष्ठ तलवारबाज ने अपनी आस्तीन नीचे की और सिर हिलाया। वो सुई वाकई थोड़ी अजीब है। हाथ में चोट लगने के बावजूद घाव भरने में समय लग रहा है, लेकिन ये गंभीर नहीं है। मैंने इसे बेहद ठंडी बर्फ से सील कर दिया है, इसलिए ये ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? देवांश ने पूछा। उसके बाद स्वॉर्ड्स वुमन सीनियर ने अपना सिर उठाया और सोच में डूबी हुई सी दिखी। भारती ने सबसे पहले कहा। उसके बाद उस उग्र महिला ने हमें गमवारों का झुंड कहा और पूछा कि क्या हमने कभी तलवार सम्राट की उत्पत्ति के बारे में सुना है। मास्टर को उसका अहंकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और चूंकि उसने पहले हमें चोट पहुंचाई थी, इसलिए मास्टर ने उसे सबक सिखाया। जब गुरु ने युग और मुझसे छीनी गई स्वर्गीय सामग्री, सांसारिक खजाने और स्थानिक अंगूठियों को वापस प्राप्त कर लिया, तो वह महिला घायल अवस्था में भाग गई। लेकिन जाने से पहले उसने कुछ कठोर शब्द कहे। ये कैसी कठोर बातें? देवांश ने ठंडी हंसी के साथ पूछा। भारती ने जवाब दिया। उसने पूछा कि क्या हम ब्लैक क्लाउड अकादमी और मुरली को जानते हैं, और कहा कि भविष्य में वो हमसे इसका 1000 गुना बदला लेगी। जूनियर ब्रदर देवांश, इस पर युग ने जटिल भाव से कहा, अभी आपने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि क्या आप भी ब्लैक क्लाउड अकादमी के पूर्व शिष्य थे? क्या वह जोशीली महिला तुम्हारी सहपाठी है? साथी शिष्य? देवांश ने सिर हिलाया। यह सुनकर युग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था। छोटे भाई देवांश, आप हमेशा से समझदार रहे हैं।
भला ऐसी बदतमीज और दुष्ट औरत आपकी सहपाठी कैसे हो सकती है? देवांश मुस्कुराई और युग के कंधे पर थपथपाया। अगले ही पल वो मुड़ा और सीधे वाइस डीन की ओर देखा। उपडीन, मुझे लगता है कि अब आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वांछित आदेश जारी करने वाला वास्तव में मुरली है और ये बदला लेने के लिए है। देवांश की आवाज बेहद ठंडी थी। उप प्रधानाध्यापक के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने फिर भी गंभीर स्वर में कहा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा, शायद ये गलतफहमी थी। ये सच है कि मेडिसिन वेनरेबल हॉल से दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने का एक जत्था चोरी हो गया था, इसीलिए वांछित आदेश जारी किया गया था। ये तो बस एक बहाना है, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। वह मूर्ख नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसने स्थिति को तुरंत समझ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्लैक क्लाउड अकादमी के भीतर से जारी किए गए इन वांछित आदेशों को प्रत्येक हॉल के हॉल मास्टर्स और वाइस हॉल मास्टर्स द्वारा उनकी ओर से जारी किया जाना था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये हॉल मास्टर और वाइस हॉल मास्टर जिन्होंने आपकी ओर से उन्हें रिहा किया है, सभी आपके दोस्त हैं, क्योंकि आठों हॉलों के अपने अपने सख्त नियम हैं। लेकिन ये जारी किए गए वांछित आदेश मूल रूप से किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए ही है। सामान्य परिस्थितियों में इन्हें जारी करना संभव ही नहीं था। जब तक ये हॉल मास्टर और वाइस हॉल मास्टर आपके लिए छिपने को तैयार नहीं होते, आपके लिए जबरदस्ती जघन्य अपराध का बहाना ढूंढने को तैयार नहीं होते और सीधे वांछित आदेश जारी नहीं करते। अगर उप प्रधानाध्यापक बहस करने पर अड़े रहते हैं तो भी ठीक है, देवांश ने ठंडे लहजे में कहा। जहां तक मुझे पता है, हालांकि ब्लैक क्लाउड अकादमी को वांछित आदेश जारी करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये स्वयं 8 हॉलों के कार्यों से संबंधित होना चाहिए। तभी 8 हॉल अपने अपने हॉलों के भीतर वांछित आदेश जारी करेंगे। वांछित आदेश 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का वारंट गुटों के मार्शल आर्टिस्टों या व्यक्तियों द्वारा जारी किया जाता है। ये विभिन्न हॉलों में सामान्य गुटों द्वारा जारी किए गए कार्यों के समान है, जिन्हें प्रत्येक हॉल के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा पूरा किया जाना है, जैसे कि दानव शिकारी, पवन दूत इत्यादि। वांछित आदेश का हॉल से कोई संबंध नहीं है। यह तो इनाम घोषित करने के आदेश के बराबर ही है। दूसरा प्रकार एट हॉल्स का स्वयं का वांछित आदेश है। इस प्रकार का वांछित आदेश प्रत्येक हॉल के आधिकारिक वांछित आदेश के समकक्ष होता है, जिसे 8 हॉलों के शक्तिशाली संगठनों और प्रवर्तन टीमों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अब जो जारी किया गया वह स्पष्ट रूप से बाद वाला था। मुझे बस ये देखना है कि अन्य 5 पुलिस थानों ने इन वांछित आदेशों को जारी करने के लिए किन कारणों का इस्तेमाल किया। देवांश ने हॉल मास्टर बायू, वाइस हॉल मास्टर जूहियान और अन्य हॉल मास्टर्स और वाइस हॉल मास्टर्स की ओर देखा। हॉल मास्टर्स के समूह ने अपना चेहरा थोड़ा दूसरी ओर मोड़ लिया, देवांश की निगाहों से नजरें नहीं मिलाई और ठंडे स्वर में कहा, तुम हमारे हॉल के मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो। तुम्हें हमारे रिकॉर्ड देखने का क्या अधिकार है? देवांश ने व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है तुम भूल गए हो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं। अगर आज तुम मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हो तो तुम में से कोई भी जिंदा निकलने के बारे में नहीं सोचेगा। हम्फ। हॉल मास्टर्स के समूह ने ठंडी सी आवाज निकाली और चुप रहे। इन्हें न सौंपना। कोई बात नहीं। देवांश ने सिर हिलाया और हॉल मास्टर चेतक की ओर देखा। हॉल मास्टर चेतक, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। हॉल मास्टर चेतक मुस्कुराते हुए बोले, मानो उन्हें बात समझ आ गई हो। हेमराज, एक और चक्कर लगाओ। प्रत्येक हॉल के वांछित आदेशों को मूल रूप से सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाना होता है, इसलिए विस्तृत रिकॉर्ड फाइलें बिल्कुल भी गोपनीय नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि उनका पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है। हॉल मास्टर हेमराज ने सिर हिलाया। उनकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। वाह! बस इसी क्षण उप प्रबंधक ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि कुछ चीजें अब सचमुच छिपाई नहीं जा सकती।
क्या अब आप इसे स्वीकार करने को तैयार हैं? देवांश ने सीधे उपडीन की ओर देखा। उपडीन का चेहरा जटिल, यहां तक कि गंभीर भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। अध्याय 1707। दूर से स्वर्ग पार करने वाले हॉल मास्टर की आकृति तेजी से उड़ रही थी, जो पहले ही लाखों मील दूर जा चुकी थी। उसी समय यमन और अन्य लोग, जो पहले ही बहुत दूर उड़ चुके थे, वे भी ऐसा ही कर रहे थे। इस समय ब्लैक क्लाउड अकादमी का समूह तेजी से उड़ रहा था, अकादमी की ओर वापस जा रहा था। अचानक अकादमी के एक शिष्य ने भौहें चढ़ाकर कहा, यमन, क्या तुमने पहले जो कहा था वो सच था? क्या तुम सचमुच अकादमी छोड़ रहे हो? आप क्या सोचते हैं? यमन ने कंधे उचकाए। उसका चेहरा कुछ उदासीन और थोड़ा असहाय सा लग रहा था। जब से वह महिला हमारी अकादमी में आई है, तब से अकादमी का क्या हाल हो गया है। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार क्या हुआ था जब जिग्नेश को उसने घायल कर दिया था? यहां तक कि कुछ बुजुर्गों को भी बहुत दुख हुआ था। ब्लैक क्लाउड एकेडमी अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। यहां रहने का क्या फायदा? आसपास के अकादमी के शिष्यों ने सिर हिलाया और आह भरी। छोड़ो इसे, जिग्नेश ने सिर हिलाते हुए कहा। वरिष्ठ भाई मुरली कुछ दिन पहले एकांतवास से बाहर आए थे, और मुरली भी हेवनली रिपोजिटरी अकादमी लौट आए हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, यमन ने सिर हिलाते हुए कहा। इसीलिए हम अभी भी अकादमी लौट रहे हैं। अकादमी में वरिष्ठों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और उनमें ज्ञान प्रदान करने की कृपा है। देवांश के पक्ष का क्या हुआ? एक शिष्य ने अचानक चिंतित चेहरे के साथ पूछा। आठों हॉल के सभी शक्तिशाली योद्धाओं के एकत्रित होने पर, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो, मुझे डर है कि वह केवल 2 मुट्ठियों से इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकता। वैसे उस वांछित आदेश का क्या हुआ? जिग्नेश ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा। मेडिसिन वेनरेबल हॉल से दिव्य खजानों के एक जत्थे की लूट के बारे में मैंने क्यों नहीं सुना? इसके अलावा मैंने अकादमी के मिशन संबंधी दस्तावेजों में पहले भी रिकॉर्ड देखे थे, जिसमें कहा गया था कि स्वर्गीय खजानों के उस जत्थे को हमारे अकादमी के शिष्यों द्वारा ले जाया गया था। मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? बस एक बहाना है, यमन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। आसपास के अकादमी के शिष्यों ने यमन को हैरानी से देखा। यमन ने मुंह बनाकर कहा, लगभग आधे महीने पहले मैंने खुद उसे उपडीन को परेशान करते हुए वांछित आदेशों और बदला लेने के बारे में बात करते हुए देखा था। उपडीन शुरू में बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में किसी तरह उपडीन सहमत हो गए। यमन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे सही अनुमान लगाने मत दो। उस छोटी लड़की मुरली का दिल बहुत जालिम है। मुझे लगता है कि उसे बाहर कोई नुकसान हुआ है और वो हमारे अकादमी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वापस आ गई है। मैंने अक्ष को ये कहते सुना कि ये छोटी लड़की सीनियर लुओं के टोकन पर भरोसा करते हुए लापरवाही से काम करती है और अकादमी के वरिष्ठों को अनगिनत बार उसके लिए निजी तौर पर बदला लेने के लिए मजबूर कर चुकी है। वो एल्डर चेन, जो पहले तो सिर्फ एक दोस्त था जिससे उनकी मुलाकात बाहर हुई थी, किसी तरह सीधे अकादमी में आ गया और एल्डर बन गया। उसके पास ज्यादा काबिलियत नहीं है, लेकिन उसने अपने एल्डर के अधिकार का फायदा उठाकर अकादमी से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अकादमी पूरी तरह से अव्यवस्थित है। नहीं, जिग्नेश का चेहरा अचानक आश्चर्य से बदल गया। अभी जिन वांछित लोगों की बात हो रही थी, वे तो देवांश के दोस्त थे, है ना? मैंने उसे पहली बार इतना उग्र देखा है। वो पलक झपकते ही लोगों को मार डालता है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मैं वापस जाकर एक बार देख क्यों नहीं लेता? चलो हम सब साथ चलते हैं, आसपास मौजूद अकादमी के शिष्यों ने एक स्वर में कहा। नहीं, यमन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अभी वापस जाने से निश्चित रूप से और अधिक गलतफहमियां पैदा होंगी। जिग्नेश को अकेले वापस जाने दो। 10,000 मील का सफर तय करते हुए मायावी हवा में जिग्नेश मूल रूप से विंड ब्रेक हॉल से है।
मुझे लगता है कि देवांश बस एक पल के लिए नाराज हुई थी और उसने वास्तव में हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखी। तो अगली बार हम उससे मिलने की योजना बनाएंगे। फिलहाल जिग्नेश का अकेले वापस जाना ठीक है। यह सुनकर जिग्नेश ने सिर हिलाया, साथ ही देवांश की तरफ से। देवांश अभी भी उपडीन को सीधे घूर रही थी। हालांकि उनके चेहरे पर व्याप्त शीतलता अब एक जटिल भाव में तब्दील हो चुकी थी। देवांश ने हल्के से अपने होंठ खोले, उसकी आवाज में भी जटिलता झलक रही थी। अगर वे मेरे दोस्त नहीं होते तो इन वांछित आदेशों की अगर कोई सावधानीपूर्वक जांच नहीं करता, इन्हें गंभीरता से नहीं लेता, तो इस मामले के बारे में किसी को कभी पता नहीं चलता। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने वाइसडीन अपने हॉल मास्टर के अधिकार का दुरुपयोग किया, और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैन हॉल मास्टर्स और वाइस हॉल मास्टर्स के एक समूह ने आपके साथ मिलकर 8 हॉलों की शक्ति का दुरुपयोग किया। अगर वे मेरे दोस्त नहीं होते तो अब तक उनकी अन्यायपूर्ण मौत हो चुकी होती और वे 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्टों के हाथों मारे गए होते जो केवल आदेशों का पालन कर रहे थे। जी हां, बिना किसी कारण के कोई भी वांछित आदेश पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देगा। आखिरकार मध्य क्षेत्र में अनगिनत लोग वांछित हैं। इसके अलावा अनगिनत दुष्ट साधक और बेहद दुष्ट लोग भी हैं। देवांश, मैं, उप प्रधानाध्यापक के चेहरे पर जटिल भाव थे। वे कुछ कहना चाहते थे। देवांश ने अपना सिर हिलाया। उन्हें वास्तव में सारी बारीकियों को जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे वाइसडीन के चरित्र से परिचित थे। हालांकि वे चतुर थे, लेकिन उनके अपने सिद्धांत थे। जो व्यक्ति मेडिसिन वेनरेबल हॉल के शीर्ष 10 मैन हॉल मास्टर्स में से एक बन सकता है, वह निश्चित रूप से सिद्धांतोहीन व्यक्ति नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। उन सिद्धांतों का उल्लंघन करना तो दूर की बात है जिनका उसने मेडिसिन वेनरेबल हॉल में अपने पूरे जीवन भर पालन किया है। वाइसडीन, आप वाकई बहुत वाक्पटु हैं, और आपने लगभग मुझे गुमराह कर दिया, लगभग मुझसे सच्चाई छिपा दी। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ, उप प्रधानाध्यापक ने जटिल भावों के साथ कहा। मुझे पता है, देवांश ने बीच में ही टोकते हुए सिर हिलाया। दरअसल मैं आपको दोष भी नहीं देना चाहता, उपडीन। उपडीन के अंतिम 2 वाक्य पूरी ईमानदारी से भरे हुए थे। वे वास्तव में उसके बारे में चिंतित थे और उसकी परवाह करते थे। यहां तक कि जब उप प्रशिक्षक ने सार्वजनिक रूप से ब्लैक क्लाउड अकादमी से मेरे निष्कासन की घोषणा की थी, तब भी मैंने उप प्रशिक्षक को कभी दोषी नहीं ठहराया। देवांश ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि मुझे पता है कि वाइसडीन वास्तव में एक बेहद अच्छे वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन ठीक इसी वजह से मुझे लगातार धोखा देने वाला व्यक्ति आप हैं, उपडीन। इसीलिए मैं और भी निराश हूं। देवांश के चेहरे पर बेहद जटिलता और अत्यधिक निराशा के भाव थे। ये सुनकर उप प्रधानाध्यापक का शरीर अचानक कांप उठा, विशेषकर जब उसने ये वाक्य सुना। इसीलिए तो मैं और भी निराश हूं, तो वह स्तब्ध रह गया। आह! काफी देर बाद वाइसडीन ने कमजोर सी आह भरी, मानो उनका पूरा व्यक्तित्व 10 साल से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया हो। उपडीन ने दोबारा कुछ नहीं कहा। देवांश ने भी बोलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे पहले जैसी शीतलता लौट आई और उसने अपने चारों ओर मौजूद मुख्य हॉल के मास्टर्स को एक एक करके देखा। जब तक मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ जाता, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत की तो मेरी तलवार के निर्दयी होने का दोष मत देना। जैसे ही ये कठोर शब्द मुंह से निकले, देवांश ने वरिष्ठ तलवारबाज की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ तलवारबाज, चलिए पहले जहाज पर वापस चलते हैं। मैं आपका और बाकी सभी का इलाज कर दूंगी। वूश, वूश। देवांश, युग, भारती और वरिष्ठ तलवारबाज तुरंत उड़ती हुई अर्धपवित्र कलाकृति पर वापस आ गई। तुम, ऊंचाई पर मुख्य हॉल मास्टर्स के चेहरे के भाव बदल गए, फिर गुस्से में आ गए
और वे सभी पवन वाहक हॉल मास्टर की ओर देखने लगे। विंड बेयरिंग हॉल मास्टर, क्या आपके विंड ब्रेक हॉल का प्रतिभाशाली छात्र इतना अभिमानी और तर्कहीन है? क्या आप अभी भी हमारे विभिन्न हॉलों के हॉल मास्टरों को जबरन अपने पद पर बनाए रखने की धमकी दे रहे हैं? विंड बेयरिंग हॉल के मास्टर ने कंधे उचकाए, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही न हो। चुप रहे और अपनी आंखें बंद कर ली मानो सो रहे हों। विंड बेयरिंग हॉल मास्टर, आप। ये देखकर आसपास के मुख्य हॉल मास्टर्स के चेहरे बेहद बिगड़ गए। वहां उपस्थित सबसे बलवान व्यक्ति पवन वाहक हॉल मास्टर थे। यदि पवन शक्ति प्रदान करने वाले हॉल के स्वामी ने कोई कदम नहीं उठाया तो उनमें से कोई भी देवांश का मुकाबला नहीं कर पाएगा। कुछ समय पहले तक वे वांछित लोगों को आक्रामक रूप से घेर रहे थे। कम से कम देवांश के शामिल होने के बाद भी जिनवेश ने जब घेराबंदी जारी रखने पर जोर दिया, तभी देवांश के एक ही तलवार के वार से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन अब वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां उनके पास पीछे हटने का भी कोई मौका नहीं था। अध्याय 1708। उस विशाल जहाज पर एक उड़ने की श्रेणी का उपसंत कलाकृति मौजूद है। देवांश पालथी मारकर बैठी थी और तलवारधारी कन्या के उस घाव का इलाज कर रही थी जो आत्मा को भेदने वाली सुई से उसके हाथ पर लगा था। उसी समय उसने अपने आसपास मौजूद परिचित आकृतियों पर नजर डाली। लिन जिन, आयरन बुल, किन फियांग, शांगुआन जियू, लिंग यू, युग इत्यादि। वो यहां सभी को जानता था। स्वॉर्ड मैडन को छोड़कर, जो उनकी वरिष्ठ है, बाकी सभी उनके साथी हैं जिन्होंने उनके साथ जीवन और मृत्यु का सुख साझा किया है। लिन जिन और अन्य लोग उनके प्रारंभिक विकास के दौरान उनके घनिष्ठ मित्र थे। इन आकृतियों के स्वरूप में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अपनी युवावस्था की तुलना में वे सभी अब काफी परिपक्व हो चुके हैं। हालांकि सभी के शरीर पर खून के निशान थे, लेकिन देवांश ने उनकी आभा को महसूस किया और उन्हें शांत पाया। अपनी रसायन विद्या की कुशलता और औषधीय गोलियों की बदौलत उनका इलाज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस क्षण वह दूर से उड़कर आया और उसने तलवारधारी कन्या और मित्रों के समूह को देखा, वह पहले तो प्रसन्न हुआ, फिर उनकी घायल अवस्था पर क्रोधित हुआ और अब उसका मिजाज थोड़ा शांत हो गया है। बाकी सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद वह बस यही पूछता है कि तलवारधारी कन्या और अन्य लोग केंद्रीय क्षेत्र में क्यों आए हैं। वो अच्छी तरह जानता है कि पूर्वी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के मार्शल दांवों का एक अंश भी मौजूद नहीं है, जिससे किसी के लिए भी स्वर्गीय चरम क्षेत्र को पार करना असंभव हो जाता है। वह स्वयं भी पहले उस अराजक क्षेत्र से गुजर चुका है और उसके खतरों से भली भांति परिचित है। असीम दिव्य शक्ति के बिना कोई भी केंद्रीय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अशांति को पार नहीं कर सकता था। तलवारबाज कन्या, तुम यहां कैसे आ गई? देवांश ने वॉइस मैसेज भेजते हुए स्वॉर्ड मैडन के घाव का इलाज किया। पूर्वी क्षेत्र में होने वाली बातचीत को बोलकर नहीं बताया जा सकता, इसलिए वे वॉइस मैसेज के माध्यम से संवाद करते हैं। देवांश ने सावधानी बरतते हुए चुपचाप एक अवरोध खड़ा कर दिया। यह अवरोध पास में स्थित बैंगनी बिजली की दिव्य तलवार की आभा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक फॉर्मेशन भी तैयार किया। पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की कई परतों के कारण हॉल मास्टर चेतक द्वारा वॉइस मैसेज की बातचीत को भी नहीं सुना जा सकता है। अगर हॉल मास्टर चेतक भी ताकझांक करने की कोशिश करते तो देवांश को तुरंत पता चल जाता। ऐसा नहीं है कि वह चेतक पर अविश्वास करता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अज्ञात ही रहने देना बेहतर होता है। तलवार चलाने वाली कन्या, जो स्पष्ट रूप से देवांश की चिंताओं से अवगत थी, ने भी वॉइस मैसेज के माध्यम से जवाब दिया। मैंने पूर्वी क्षेत्र में स्वर्गीय चरम क्षेत्र को पार कर लिया, इसलिए मैं यहां आया। उस अराजक स्थान से गुजरने से मेरी जान तो नहीं गई, लेकिन यह निश्चित रूप से एक कठिन यात्रा थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय आपके लिए यह कितना खतरनाक रहा होगा, जब आप केवल पृथ्वी के चरम क्षेत्र में अकेले ही जोखिम उठा रहे थे। बोलते समय वह मुस्कुरा रही थी, जिससे उसकी प्रशंसा झलक रही थी।
तुमने स्वर्गीय चरम सीमा को पार कर लिया। देवांश थोड़ा चौंक गया। स्वॉर्ड मैडन ने वॉइस मैसेज के जरिए जवाब देना जारी रखा। कुछ देर बाद उसने संक्षेप में समझाया और देवांश को बात समझ में आने लगी। ये जानकर कि पूर्वी क्षेत्र में स्वर्ग पृथ्वी मार्शल दाओं का एक अंश गायब होने के बावजूद तलवारधारी कन्या ने स्वर्गीय चरम सीमा को पार कर लिया, देवांश वास्तव में चकित रह गया। साथ ही वो मन ही मन उसकी अद्भुत प्रतिभा की प्रशंसा करता रहा। उसे याद आया कि पूर्वी क्षेत्र में तलवार चलाने वाली कन्या इतिहास में सबसे तेज गति से चरम क्षेत्र तक पहुंचने वाली थी। जब वह चरम लोक में पहुंची तब वह काफी छोटी थी। बाद में जब देवांश चरम स्तर पर पहुंचा तब भी उसने ऐसा केवल थोड़ा ही तेजी से किया, शायद आधा साल अधिक, लेकिन 1 साल से कम। इससे पता चलता है कि उनकी प्रतिभा वास्तव में कितनी असाधारण है। इसके अलावा यानवु मुख्य हॉल से प्राप्त उस उपसंत कलाकृति की मदद से तलवार कन्या पहले ही समूह को पूर्वी क्षेत्र से मध्य क्षेत्र में ला चुकी थी। समय की गणना करने पर उसके जाने के 2 साल से भी कम समय के भीतर तलवारधारी कन्या का दल रवाना हुआ था। तो तलवारधारी कन्या और उसके साथी वास्तव में कई वर्षों से केंद्रीय क्षेत्र में है। हालांकि केंद्रीय क्षेत्र हर जगह खतरनाक है, नरसंहार से भरा हुआ है। हालांकि वह थोड़ी शरारती हो सकती है, लेकिन वह एक सच्ची विलक्षण प्रतिभा है, साधारण से बहुत अलग। यहां आने के बाद से वह लाइमलाइट से दूर रही है। खुद के अलावा उसे पूर्वी क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों के एक बड़े समूह की भी देखभाल करनी पड़ती है। वे कभी भी 8 हॉलों में से किसी में शामिल नहीं हुए। वे अकेले ही घूमते और अभ्यास करते हैं ताकि अपनी साधना में तेजी से सुधार कर सके। इसलिए उन्होंने न तो केंद्रीय क्षेत्र में कोई बड़ा नाम कमाया है और न ही कोई बड़ी समस्या खड़ी की है। स्वाभाविक रूप से विशाल केंद्रीय क्षेत्र में देवांश उनकी उपस्थिति से अनजान थी। अगर सिस्टर मो के साथ हुई घटना ना होती जिसने भारी हंगामा खड़ा कर दिया था, तो देवांश शायद उनसे लंबे समय तक न मिल पाती। उसे यह भी याद आया कि पूर्वी क्षेत्र में तलवारबाज कन्या काफी उपद्रवी थी। केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद वो काफी शांत स्वभाव की हो गई। अगर पुराने जमाने की बात होती तो मो जैसी किसी से सामना होने पर तलवारबाज देवी शायद उसे दंडित करती, फिर उसकी कियानकुन अंगूठी और कीमती सामान छीन लेती और फिर रुक जाती। लेकिन केंद्रीय क्षेत्र में आने के बाद उसने केवल फटकार लगाई। ये याद करके देवांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। साथ ही वो ये भी जानता था कि इतने वर्षों में तलवार चलाने वाली कन्या और अन्य लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। केंद्रीय क्षेत्र में निरंतर हत्या करना सामान्य बात है। किसी मजबूत समर्थन के बिना जीवित रहना बेहद मुश्किल है। यह कल्पना करना आसान है कि इन वर्षों में तलवार चलाने वाली युवती के लिए समूह की रक्षा करना आसान नहीं रहा होगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? स्वॉर्ड मैडन ने सीधे पूछा, अब वॉइस मैसेज के जरिए नहीं। देवांश ने अजीब तरह से अपनी नाक खुजलाई, कुछ कह पाने में असमर्थ। यह आश्चर्यजनक है कि अब तुम कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रही हो, तलवारधारी देवी। उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस इतना ही कि संत सम्राट क्षेत्र शिखर साधना के तहत आपके पास अद्वितीय युद्ध शक्ति है जो वास्तव में प्रभावशाली है। वास्तव में तलवारधारी कन्या की साधना अब संत सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुकी है। उनकी प्रतिभा हमेशा से ही असाधारण रूप से मजबूत रही है। योग्यता और समझ के मामले में वह देवांश से शायद ही कमजोर है। वह देवांश के 2 साल बाद ही मध्य क्षेत्र में पहुंची थी। उसका ची स्प्रिंग और स्मॉल वर्ल्ड सामान्य आकार के हैं, जबकि देवांश का स्मॉल वर्ल्ड असामान्य रूप से विशाल है। इसलिए उसकी साधना का स्तर देवांश के बराबर होना स्वाभाविक है। देवांश की वर्तमान साधना केवल मार्शल दाओं के महान विशेषज्ञ स्तर तक ही सीमित है। जहां तक युद्ध शक्ति की बात है, आकाश विदारक तलवार कन्या जैसी अद्वितीय प्रतिभा वाली योद्धा के पास स्वाभाविक रूप से असाधारण स्तर की युद्ध क्षमता होती है। उसे ठीक से नहीं पता कि उसने किस विधि का प्रयोग किया,
लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि इसका संबंध उस मार्शल आर्ट के मार्ग से है जिसे उसने अपनाया है। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी युद्ध शक्ति एक सामान्य संत सम्राट क्षेत्र शिखर की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। देवांश का निर्णय सही है। उनकी नजरों में तलवार चलाने वाली कन्या निसंदेह अतुलनीय शक्ति का प्रयोग करती है। बेशक वो मूल रूप से आइस स्वॉर्ड दांव का अभ्यास करती थी, लेकिन देवांश को यकीन नहीं है कि वह अब किस मार्शल मार्ग का अनुसरण करती है और उसने इस बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। फिर भी पूर्वी क्षेत्र में वापस आकर वो मार्शल पद का अंतिम अंश बनाने और स्वर्गीय चरम सीमा में कदम रखने में कामयाब रही, जो पहले से ही उसकी महानता का संकेत देता है। देवांश ने अपनी नजर लिंजिन, लिंगयू और अन्य लोगों की ओर घुमाई। उसने उन्हें भांप लिया और हल्का सा सिर हिलाया। उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, ज्यादातर सेंट किंग दायरे के शिखर के आसपास है। केंद्रीय क्षेत्र में ये उन्हें विलक्षण प्रतिभा के प्रथम श्रेणी स्तर पर रखता है। वास्तव में शीर्ष प्रतिभावान कलाकारों की तुलना में वे थोड़े कमजोर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी भविष्य की उपलब्धियां कम होंगी। उन्होंने सेंट्रल रियल्म के शीर्ष प्रतिभावानों की तुलना में बाद में शुरुआत की, और सेंट्रल रियल्म में स्वर्ग और पृथ्वी के और भी शक्तिशाली खजाने मौजूद हैं। अब जब वे यहां आ चुके हैं तो समय के साथ वे दूसरों को पीछे छोड़ सकते हैं। उनकी मार्शल सोल कमजोर है, फिर भी मार्शल सोल किसी मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा का केवल एक मापक है, एकमात्र मानक नहीं। उनमें पर्याप्त समय और अथक परिश्रम की कमी है। कम साधना स्तर और कमजोर मार्शल सोल अब उनके भविष्य को निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सकते। देवांश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अध्याय 1709। अगर यह कोई और तियानजियाओ होता तो देवांश ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वह यहां मौजूद हर शख्स से बेहद अच्छी तरह वाकिफ था। वे साथ मिलकर लड़े थे, साथ साथ बड़े हुए थे, इसलिए देवांश को स्वाभाविक रूप से उसके फैसले पर भरोसा था और वो उम्मीदों से भरा हुआ था। इस समय देवांश अचानक थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। उसकी पैनी नजर आखिरकार युग पर टिक गई, क्योंकि आसपास के तियानजियाओं में युग वास्तव में सबसे कमजोर था। उसकी साधना केवल संत राजा क्षेत्र की त्रिस्तरीय थी। युग ने भी देवांश की घूरती निगाहों और भौहों के सिकुड़ने को स्पष्ट रूप से देखा। युग ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई देवांश, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? देवांश ने झिझकते हुए कहा। उनके बगल में बैठे सीनियर नोहर मुस्कुराए और बोले, बच्चे देवांश, तुम अपनी निगाहों से सबका जायजा ले रहे थे, शायद अपने साधना स्तर को भांप रहे थे, लेकिन जब वो तुम पर आकर गिरा तो वो वहीं जम गया और तुमने भौहें चढ़ा ली। स्वाभाविक रूप से तुम भौहें चढ़ा रहे थे क्योंकि युग, तुम्हारी साधना का स्तर सबसे कम है। सीनियर नोहर हमेशा से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान थे और स्वाभाविक रूप से एक नजर में ही देवांश के विचारों को समझ लेते थे। है, युग ने आत्मतिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, दरअसल मैं यहां आकर पहले से ही बहुत खुश हूं। शुरू में मेरी प्रतिभा को देखते हुए तर्कसंगत रूप से सीनियर नोहर को मुझे नहीं लाना चाहिए था। युग, तुम ईमानदार हो। सीनियर नोहर ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। तार्किक रूप से आपकी प्रतिभा को देखते हुए आप वास्तव में मेरे साथ आने के योग्य नहीं थे। उस समय यानवू हॉल मास्टर का इरादा था कि सीनियर नोहर पूर्वी क्षेत्र की आशा, सबसे उत्कृष्ट तियानजियाओं को एक साथ मध्य क्षेत्र में लाए। युग की प्रतिभा स्पष्ट रूप से बहुत उच्च स्तर की नहीं थी। हालांकि सीनियर नोहर मुस्कुराए। मैंने देखा कि युग, तुम छोटे देवांश से बहुत अच्छी तरह परिचित हो, और जब तुम पहले उसके साथ थे तो तुम्हारी साधना में कोई खास कमी नहीं आई, बल्कि तुम्हारी साधना अधिकांश तियानजियाओं से आगे निकल गई। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। अब इस बारे में सोचते हुए शायद मुझे तुम्हें वापस बच्चे देवांश के पास भेज देना चाहिए। यह सुनकर युग का चेहरा असहजता से भर गया। देवांश भी मुस्कुराई। मैं कहता हूं,
बच्चे देवांश, तुमने पिछले कुछ वर्षों में अपने लिए काफी अच्छा किया है। संकट टलने के बाद सीनियर नोहर ने अपनी पहले जैसी सुस्ती और चंचलता फिर से प्राप्त कर ली। तुम्हारा नाम नन्हे चोर देवांश काफी मशहूर है। बाकी सभी लोग बेहद शांत स्वभाव के थे, इसलिए देवांश उनके बारे में नहीं जानती थी। लेकिन मध्य क्षेत्र में रहने वाले देवांश को कौन नहीं जानता था। स्वाभाविक रूप से सीनियर नोहर और बाकी सभी लोग उनकी प्रतिष्ठा से परिचित थे। और इस समय सीनियर नोहर ने मजाक में छोटा चोर जैसे शब्द भी कह दिए। हे, देवांश मुस्कुराई। उन दोनों बच्चों को आप जानते हैं ना? सीनियर नोहर ने वाइस प्रिंसिपल की ओर इशारा किया, फिर सीनियर चेतक की ओर इशारा किया। इस समय चूंकि वे पूर्वी क्षेत्र के मामलों पर चर्चा नहीं कर रहे थे, इसलिए देवांश ने पहले ही आसपास की बाधा को हटा दिया था। आसमान में काफी ऊपर सीनियर चेतक ने सीनियर नोहर की उंगली को स्पष्ट रूप से देखा और उनकी बातचीत सुनी। उनका चेहरा स्वाभाविक रूप से खड़क उठा। अरे, मैं कहती हूं। सीनियर नोहर कुछ कहने ही वाली थी कि उसी समय उन्होंने अपना हाथ देवांश के कंधे पर रख दिया। देवांश ने भौहें चढ़ाई। उसका कंधा अनजाने में काम गया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वो पल भर में ही अद्वितीय मार्शल आर्टिस्टों को मार सकता था। तो वरिष्ठ नोहर अपने कंधे के इस अवचेतन कंपन को कैसे रोक सकते थे? इसलिए सीनियर नोहर के बोलने से पहले ही वो कुछ कदम पीछे हट गई। ओह, सीनियर नोहर, माफ कीजिए। देवांश ने तुरंत माफी मांग ली। उसने अभी जो किया वो पूरी तरह से अवचेतन था। पहले जब वह पूर्वी क्षेत्र में था, तब जब सीनियर नोहर इस तरह उसके कंधे पर हाथ रखती थी, तो वह भी अनजाने में इसी तरह उसे झटक देता था। इसका कारण यह था कि वह सीनियर नोहर जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा जांच किए जाने से डरता था। आखिरकार सीनियर नोहर उस समय बेहद अप्रत्याशित स्वभाव के लिए कुख्यात थे। हालांकि वो ये भूल गया था कि उस समय पूर्वी क्षेत्र में सीनियर नोहर की ताकत उससे कहीं अधिक थी। तो जब उसने उसे झटक कर दूर किया, तो उसने बस उसे झटक कर दूर कर दिया। लेकिन अब उसकी ताकत सीनियर नोहर की तुलना में कहीं अधिक थी। उनके अवचेतन कंपन ने स्वाभाविक रूप से सीनियर नोहर को बुरी तरह से हिला दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? सीनियर नोहर कुछ कदम पीछे हटने के बाद जैसे तैसे संभल पाई। उनका चेहरा पल भर में बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। सीनियर नोहर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। देवांश कुछ समझाना चाहती थी। सीनियर नोहर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे वाह, शाबाश, अब तुम काबिल हो गए हो और तुम्हें इस बुढ़िया को अपनी आंखों में देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीनियर नोहर देखने में काफी युवा लग रही थी और उनका चेहरा बेहद खूबसूरत था, इतना कि देखकर सांसें थम जाती थी। इसलिए जब उसने ये बूढ़ी औरत शब्द कहे तो वह स्पष्ट रूप से गंभीर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मजाक कर रही हो। लेकिन देवांश को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि सीनियर नोहर इस समय सचमुच बहुत गुस्से में थे। ये बात समझ में आती थी। वे अभी कुछ ही समय के लिए दोबारा मिले थे, थोड़ी देर बाद की थी, और उसने बिना किसी औपचारिकता के उसे झटक दिया था। अगर सीनियर नोहर इस तरह की दूरी पर गुस्सा न हो तो ये अजीब होगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये बुढ़िया तुम्हारा फायदा उठाएगी? सीनियर नोहर ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब इतने महान हो गए हो कि इस बूढ़ी औरत को तुम्हारी चापलूसी करने की जरूरत है? सीनियर नोहर, आपने गलत समझा है, मेरा मतलब वो नहीं था, देवांश ने बार बार स्पष्ट किया। लेकिन सीनियर नोहर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा बना रहा। गुरुजी, छोटे भाई देवांश है। सीनियर नोहर, जूनियर ब्रदर देवांश का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप। बगल में खड़ी भारती और युग ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। उसके लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सीनियर नोहर ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, 10 सांसों के भीतर इस जहाज को तुरंत छोड़ दो और जितना हो सके उतनी दूर चले जाओ।
ये देवांश का चेहरा असहज हो गया। आकाश में बहुत ऊपर आसपास के मुख्य हॉल मास्टर्स ने यह देखा और वे उपहास किए बिना नहीं रह सके, विशेषकर देवांश को, जो अभी अभी इतना प्रभावशाली और हत्या के इरादे से भरा हुआ लग रहा था। अब चुप रहने के लिए डांट खाते हुए देखकर वे उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सके। आपसी कलह? अच्छा है, बायु ने उपहास व्यक्त किया। हॉल मास्टर चेतक ने यह देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह महिला इतनी अविवेकी क्यों है? इस लड़के देवांश के स्वभाव को देखते हुए क्या वो पलटकर जवाब नहीं दे रहा है? नीचे देवांश ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, सीनियर नोहर घायल है, पहले गुस्सा मत करो, मैं फिर चला जाता हूं। देवांश को लगा कि वह गलत था और उसने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। देवांश ने झुककर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ गई। ठीक इसी क्षण आकाश में बहुत ऊपर से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। जा रहे हो? अभी जाना चाहते हो? एक मुख्य हॉल मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्वर्गिक गुप्त महल के मुख्य हॉल मास्टर जिनवेश पर सार्वजनिक रूप से हमला करने के बाद बस अपनी पीठ थपथपाकर चले जाओगे? छोटे चोर देवांश, तुम बहुत घमंडी हो, मैं तुमसे कह रहा हूं। जियांग लियुओ ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम सिर्फ ये नहीं जानना चाहते थे कि बाकी 5 महल तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये बहुत सरल है। हमें संदेह है कि आपके पीछे मौजूद वांछित व्यक्तियों का समूह दुष्ट तांत्रिक है। 8 महल के मार्शल आर्टिस्ट दुष्ट साधकों का नाश कर रहे हैं, लेकिन तुम दखल दे रहे हो। भले ही तुम पवन हॉल के उप हॉल मास्टर हो, बच निकलने की उम्मीद भी मत करना। दुष्ट साधक, देवांश ने भौहें चढ़ाकर कहा, मजाक कर रहा हूं। क्या उसे पता नहीं चलेगा कि वे दुष्ट साधक हैं? ये तो बस एक मजाक है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं तो मुझे रोक दीजिए। मैं मुरली के साथ मामला सुलझा लूंगा और फिर तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने के लिए वापस आऊंगा। देवांश की आवाज बेहद ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा एक बार फिर बढ़ गई थी। और हां, देवांश ने हॉल मास्टर चेतक की ओर देखते हुए कहा, आज से मैं विंड हॉल या असुरा हॉल से ब्लैक क्लाउड अकादमी से संबंधित कोई भी मिशन नहीं देखना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि एक और मिशन ब्लैक क्लाउड अकादमी के हाथों में सौंपा जाए। अन्यथा मैं पवन हॉल और असुर हॉल दोनों में अपनी पहचान तुरंत त्याग दूंगा। तुम कौन हो? दूर से एल्डर चैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, छोटे चोर देवांश, क्या तुम खुद को दोनों महलों का मुख्य हॉल मास्टर समझते हो? दोनों महलों से आने वाले मिशनों को ब्लैक क्लाउड अकादमी में भेजने से रोकने की तुम्हारी क्या योग्यता है? ब्लैक क्लाउड अकादमी के लिए विभिन्न महलों से मिलने वाले मिशन ही अपने शिष्यों को परखने और उनका मूल्यांकन करने का एकमात्र तरीका थे। ये अकादमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। ठीक है, अप्रत्याशित रूप से हॉल मास्टर चेतक ने देवांश की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। उनके शब्द मेरे पवन हॉल और असुर हॉल दोनों के मुख्य हॉल मास्टर्स के अर्थ के समतुल्य हैं। क्या? यह सुनकर आसपास बैठे मुख्य हॉल मास्टर्स के चेहरे अचानक नाटकीय रूप से बदल गए। उनके शब्द पवन और असुर के 2 मुख्य हॉल मास्टर्स के अर्थ के समतुल्य हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो ऐसा अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल एक ही संभावना थी? वह देवांश थे, जो पहले से ही पवन हॉल और असुर हॉल दोनों के मुख्य हॉल मास्टर्स के उत्तराधिकारी थे। हालांकि दोनों महलों ने दुनिया के सामने अगले उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, लेकिन इस समय हॉल मास्टर चेतक के शब्दों में ही इन सभी बातों का सार निहित था। अचानक सबको समझ आ गया, इसीलिए हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज ने पहले देवांश की इतनी रक्षा की थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दोनों महलों के मुख्य हॉल मास्टर्स के उत्तराधिकारी, आसपास के मुख्य हॉल मास्टर्स के चेहरे पहले ही बदल चुके थे। वे बेहद सतर्क हो गए थे। हॉल मास्टर चेतक। देवांश ने हॉल मास्टर चेतक की ओर देखा, प्रणाम किया और कहा, मेरे मित्रों और वरिष्ठों, मैं इन्हें अस्थायी रूप से आपकी देखरेख में सौंपता हूं।
चिंता मत करो, हॉल मास्टर चेतक ने सिर हिलाया। देवांश ने पीछे मुड़कर सीनियर नोहर की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा, सीनियर नोहर, कृपया पहले शांत हो जाइए। मुरली हेवनली ट्रेजर एकेडमी का शिष्य है। मैं वहां न्याय मांगने जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, सीनियर नोहर ने हालांकि ठंडे लहजे में कहा। किसने कहा कि हमें न्याय दिलाने के लिए आपकी जरूरत है? ये देवांश ने भौहें चढ़ाई। सीनियर नोहर ने ठंडे लहजे में कहा, तुम और बच्चा देवा एक साथ यहां आए हो। तुम्हारे पास एक दूसरे से संपर्क करने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? हां, देवांश ने अनजाने में सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर ठीक है, सीनियर नोहर ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप बच्चे देवा को बुला लीजिए। आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। किड देवा, आसमान में ऊंचाई पर हॉल मास्टर चेतक ने भौहें चढ़ाई। आसपास के मुख्य हॉल मास्टर्स के चेहरे एक बार फिर चौंक गए। किड देवा, क्या ये हो सकता है? अध्याय 1710। तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और जाओ। सीनियर नोहर ने ठंडी चीख मारी। उनके शब्द बर्फ और असंतोष से भरे हुए थे। देवांश ने सिर हिलाया। उसने अपने हाथ से दोनों टोकन निकाले। एक पल में वे उसकी पकड़ से गायब हो गए और फिर सीनियर नोहर के सामने स्थिर रूप से प्रकट हो गए। वरिष्ठ नोहर, देवांश ने गहरी आवाज में कहा, यह मेरे कनिष्ठ शिष्य के फैंगशा और असुर हॉल से प्राप्त प्रतीक चिन्ह हैं। इनमें बड़ी संख्या में मिशन पॉइंट शामिल हैं। इन वस्तुओं के बदले सीनियर नोहर दोनों हॉल में आपकी जरूरत की कोई भी चीज ले सकते हैं। वरिष्ठ नोहर ने औपचारिकता नहीं बरती और सीधे सीधे उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जाओ। देवांश ने सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर वह अभी चला भी जाए तो भी उसे बाद में वापस आना ही पड़ेगा। हालांकि वरिष्ठ नोहर वरिष्ठ थी, लेकिन अंततः वह एक महिला ही थी। एक क्रोधित महिला को समझाने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से एक नासमझी भरा कदम था। इसलिए देवांश ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने चेतक हॉल के मास्टर की ओर एक नजर डाली, अपने हाथों को जोड़कर हवा में उड़ गया। दूर से आती हुई आवाज सुनकर देवांश ने अचानक कहा भरी। इस बारे में सोचने पर बात समझ में आई। सीनियर नोहर ने पूर्वी क्षेत्र के लोगों को यहां लाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया था। इस संकटग्रस्त मध्य क्षेत्र में उन्हें हर चीज में सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। अंततः उनसे मिलने के बाद उन्होंने इतना दूरी भरा व्यवहार किया, जिससे इस वरिष्ठ नागरिक को वास्तव में दुख हुआ। उस समय पूर्वी क्षेत्र में मिली देखभाल और ध्यान को याद करते हुए देवांश अभी भी भावनाओं के उफान से भर उठता है। मुझे आगे भी अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए, देवांश ने सिर हिलाते हुए कहा। वूश, वूश, वूश। देवांश ने 10 लाखली से अधिक की उड़ान भरी, एक गहरा पहाड़ी जंगल पाया और तभी उतरा। उसने तुरंत अपने चारों ओर प्रतिबंधात्मक अवरोध लगा दिए, फिर जल्दी से अपने युवा स्वामी के वस्त्र उतार दिए, अपने तंग कपड़े पहन लिए और भूत का मुखौटा लगा लिया। ये सब करने के बाद देवांश ने आसपास की प्रतिबंधात्मक बाधाओं को हटा दिया। हालांकि उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वो वहीं पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने लगभग आधा दिन इंतजार किया। बैंग, बैंगनी ज्वाला वाले अग्नि पंख फड़फड़ाए और उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। पर्पल फ्लेम फायर विंग्स की पूरी शक्ति के तहत पर्पल लाइटनिंग डिवाइन स्वॉर्ड पर कदम रखते समय उसकी उड़ने की गति उसकी हवाई गति से भी अधिक हो गई। दूसरी ओर विशाल जहाज पर भारती, युग, लिन जिन और अन्य लोगों ने सीनियर नोहर को हिचकिचाहट से देखा। वरिष्ठ महोदय, आप उस देवांश के व्यक्तित्व को जानते हैं। वह इतना निर्दयी व्यक्ति नहीं होगा। गुरुजी, छोटे भाई देवांश, शायद उन्होंने अनजाने में ही आपको नाराज कर दिया हो। सीनियर नोहर ने कोई जवाब नहीं दिया,
बल्कि खुद के लिए कुछ लिखने में व्यस्त थी। गुरुजी, आप क्या लिख रहे हैं? भारती ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, सीनियर नोहर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक उठी। धमाका! अचानक दूर से एक जोरदार ध्वनि विस्फोट की आवाज आई। एक उग्र आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई। जो व्यक्ति आया वो स्वाभाविक रूप से देवा था। उनके लिए 10 लाख ली की यात्रा लगभग आधे घंटे में तय करने लायक थी। विशालकाय जहाज के ऊपर हवा में ही देवा के बैंगनी ज्वाला वाले अग्नि पंख गायब हो गए और वह जहाज पर स्थिर रूप से उतर गया। सीनियर नोहर ये जियाओ थोड़ा झुका। उनकी आवाज पहले ही धीमी हो चुकी थी। उनकी जैसी ताकत के धनी व्यक्ति के लिए अपनी आवाज में थोड़ा सा बदलाव करना मुश्किल नहीं था। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? सीनियर नोहर थोड़ा हैरान थी। हां, देवा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अभी अभी सुदूर पूर्वी क्षेत्र में प्रतियोगिता समाप्त की है। मुझे उस लड़के देवांश से एक संदेश मिला। मुझे पता था कि सीनियर और बाकी सब लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं तुरंत वहां पहुंच गया। कुछ दिन पहले तक देवा सुदूर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न बलों की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा था। ये एक सर्वविदित तथ्य था और यह स्थान सुदूर पूर्वी क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। देवांश मूल रूप से सुदूर पूर्वी क्षेत्र से निकलकर पास के इलाके में आया और फिर वरिष्ठ नोहर और अन्य लोगों से मिलने के लिए यहां पहुंच गया। बहुत ऊंचाई पर बैंगनी ज्वाला देवा। आसपास के हॉल मास्टर्स अनायास ही कांप उठे। दरअसल कुछ सेकंड पहले ही जब उन्होंने दूर से आग की लपटों को अपनी ओर आते देखा और आश्चर्यजनक बैंगनी लपटों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने अपने मन में मौजूद विचारों की पुष्टि पहले ही कर ली थी। आधे दिन पहले जब उन्होंने वो बच्चा देवा शब्द सुना, तो वास्तव में उन्होंने पहले से ही कुछ अनुमान लगा लिए थे। आजकल विशाल मध्य क्षेत्र में यदि देवा का नाम लिया जाता है तो संभावना है कि हर कोई तुरंत पर्पल फ्लेम देवा के बारे में सोचेगा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके मन में जो आशंका थी वो सचमुच सच हो जाएगी। जब यह अग्निमय आकृति आकाश से उतरी तो उनके दिल पहले से ही कांप रहे थे और वे घबराकर निगलने के लिए मजबूर हो गए। देवा थोड़ा मुड़ा और उसने हवा में मौजूद हॉल मास्टर्स के समूह पर अपनी नजर घुमाई। आप लोग काफी समझदार हैं। आप में से कोई भी भागा नहीं। तुम्हें पता है यहां क्या हुआ था? सीनियर नोहर ने पूछा। हां, देवा ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मेरे आने से पहले ही उस बच्चे देवांश ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे आने पर ये सभी हॉल मास्टर भाग गए हो तो वह इसे संभालने का जिम्मा मुझ पर छोड़ देंगे। हे, देवा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था कि मुझे उनका पीछा करना पड़ेगा। ऊंची हवा में हॉल मास्टर्स के समूह ने हत्या के इरादे से भरे इन शब्दों को सुना और उनके शरीर फिर से कांप उठे। वाइस हॉल मास्टर देवा, जियांग लियू हुआ। जूहे यान और अन्य लोगों ने बार बार अपने हाथों को जोड़कर अभिवादन किया। हम्फ, देवा ने ठंडे स्वर में कहा। देवा ने सीनियर नोहर की ओर मुड़कर कहा, मैं पहले यहां के काम निपटा लूं। आगे बढ़ो। सीनियर नोहर ने सिर हिलाया। वूश! देवा की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह चेतक हॉल मास्टर और हेमराज हॉल मास्टर के सामने पहुंच गया। हेमराज हॉल के मास्टर मूल रूप से दस्तावेजों की जांच करने के लिए पास के इलाके में गए थे, लेकिन चूंकि देवा आधे दिन के लिए गायब हो गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो बहुत पहले ही लौट आया होगा। मेरा अनुमान है कि ये दोनों चेतक हॉल मास्टर और हेमराज हॉल मास्टर हैं, देवा ने अपने हाथ जोड़कर कहा। बैंगनी ज्वाला देवा, चेतक हॉल मास्टर और हेमराज हॉल मास्टर ने लगभग तुरंत ही अपनी आंखें सिकोड़ ली। दरअसल यह पहली बार था जब उन दोनों ने सीधे देवा की ओर देखा था, और जैसा कि उम्मीद थी, अपनी दृष्टि से उन्होंने तुरंत महसूस किया कि देवा और देवांश बेहद समान थे।
हालांकि वे देवा का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, नहीं वे देवा की आभा को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके दिलों में परिचितता और संदेह की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। दोनों को लंबे समय से संदेह था, और इस समय यह संदेह और भी गहरा होता चला गया। हालांकि दोनों ने नीचे खड़ी सीनियर नोहर की ओर एक नजर डाली, लेकिन फिर अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। हेमराज हॉल मास्टर। इसी क्षण देवा की धीमी आवाज ने दोनों पुरुषों के विचारों को बाधित कर दिया। मैंने देवांश को कहते सुना कि आप अपने फैंगशा हॉल के दस्तावेजों की जांच करने गए थे। उनका क्या हाल है? हालांकि हेमराज हॉल के मास्टर को संदेह था, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और अपने हाथ से दस्तावेजों का एक बंडल निकाला। ये वे दस्तावेजी जानकारी है जो मुख्य कार्यालय ने विभिन्न शाखा कार्यालयों से तब एकत्र की जब मैंने मुख्य कार्यालय को एक आदेश भेजा था। वांटेड वारंट वैसे भी गोपनीय जानकारी नहीं होते, इसलिए मुख्य हॉल उन्हें आसानी से एकत्र कर सका और मुझे भेज सका। देवा ने सिर हिलाया और दस्तावेजों का बंडल उठा लिया। 8 प्राचीन हॉलों में से, चाहे वह कोई भी हो, अपने अपने मुख्य और शाखा हॉलों में विशेष आदेश देने वाली उपपवित्र कलाकृतियां रखते थे। विभिन्न दस्तावेजों और खुफिया जानकारियों को अत्यंत शीघ्रता से संप्रेषित करने के लिए पर्याप्त। देवा ने एक एक करके दस्तावेजों के पन्ने पलटे, उन पर नजर डाली और उसकी आंखें तेजी से ठंडी होती गई। औषधि पूज्य हॉल के स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों को लूटते हुए वे जहां भी गए उन्होंने रक्तपात किया और उन्हें दुष्ट साधक मानकर उनका नरसंहार किया है। देवा ने हॉल मास्टर्स के समूह को ठंडे लहजे में देखा। 6 वांछित वारंट जारी किए गए हैं और वारंट जारी करने का कारण एक ही है। जियांग लियू हुआ ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर कहा, उप हॉल मास्टर देवा, हमारे पास ये संदेह करने का कारण है कि ये लोग दुष्ट साधक हैं। इसके अलावा उप प्रमुख मास्टर देवांश हर जगह उनकी रक्षा कर रहे हैं। देवा ने ठंडे लहजे में बीच में ही टोकते हुए कहा, दूसरे शब्दों में, आप मुझे दुष्ट साधकों को पहचानने का तरीका सिखाना चाहते हैं। यह सुनकर जियांग लियू हुआओं का चेहरा बदल गया और उसने बार बार कहा, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा।